कहाँ तक हो गया था बच्चों? एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और एविडेंसेस फ्रॉम मेटेओराइट्स ये हो गया था क्या डिस्कस? हो गया था ना? ठीक है, चलिए एक एक्सपेरिमेंट बच रहा है वो और डिस्कस कर लेते हैं। हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। तो क्या है ये एक्सपेरिमेंट? देखिए, ऑपेरिन हेल्डेन ने तो एक्सप्लेन भर किया था केमिकल एवोल्यूशन को अपनी थ्योरी में, है ना? क्वेश्चन आया कि केमिकल एवोल्यूशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय ऑपेरिन एंड हेल्डेन। सिंपल सी बात है। लेकिन वो जो उन्होंने केमिकल एवोल्यूशन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन टू साइंटिस्ट। तो अगर क्वेश्चन आया केमिकल एवोल्यूशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, तो आंसर जाएगा हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर। दो अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। थ्योरी के बारे में पूछे कि थ्योरी किसने एक्सप्लेन की, केमिकल एवोल्यूशन किसने एक्सप्लेन किया, तो ऑपेरिन हेल्डेन। और अगर बोले कि उस थ्योरी में जो बातें कही गई थी केमिकल एवोल्यूशन के बारे में, उन बातों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, तो फिर आंसर क्या जाएगा? स्टैनले मिरर और दूसरा हेरोल्ड यूरे भी। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब हम पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंट जिसकी हेल्प से केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव किया गया एक्सपेरिमेंटली, यानी लेबोरेटरी में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रूव कर रहे हो तो उससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? तो ये भी अपने आप में क्या है? एक एविडेंस है इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो हम एक और एविडेंस पढ़ रहे हैं इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, और वो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का नेम है हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। और इससे प्रूव किया जाएगा केमिकल इवोल्यूशन को, वो केमिकल इवोल्यूशन जो ऑपेरन हेनले ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। समझ में आ रही ना बात बेटा? तो देखिए, ये टू डिफरेंट साइंटिस्ट, हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर। वैसे देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट स्टैनले मिलर ने परफॉर्म किया था, एसएल मिलर जिनके लिए लिखा हुआ है, लेकिन इनके गाइडेंस में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसलिए फिर इनका नेम भी उसमें जोड़ा गया है, हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1953 में। 1953 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। और जैसा आपको याद होगा, हम लोगों ने अभी कुछ साइंटिस्ट का कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते ये जाना था। जैसे ऑपेरिन बिलोंग करते थे रसिया को, हेल्डिन बिलोंग करते थे इंग्लैंड को। वैसे ही एक और पॉइंट है एनसीईआरटी में इसी चैप्टर के अंदर कि जो एसएल मिलर थे, स्टैनले मिलर थे, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो यानी एक किस कंट्री को बिलोंग करते थे? अमेरिका को बिलोंग करते थे। तो ऐसा एक मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक तरफ साइंटिस्ट का नेम और एक तरफ जिस कंट्री को वो बिलोंग करते थे, क्योंकि एनसीईआरटी की बात है तो एनसीईआरटी में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फंडा हुआ। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो आपको एक सेटअप बनाना होगा पूरा का पूरा। तो इन्होंने क्या सेटअप बनाया था वो समझते हैं। एक लिया था इन्होंने स्मॉल फ्लास्क, एक लिया स्मॉल फ्लास्क, और एक लिया इन्होंने लार्ज फ्लास्क। साइज में डिफरेंस था, एक स्मॉल और एक लार्ज फ्लास्क। और इन दोनों फ्लास्क को इन्होंने ग्लास ट्यूब्स की हेल्प से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ताकि जो भी चीज यहां है वो यहां पहुंच सके और जो भी चीज यहां है वो यहां पहुंच सके। तो दोनों फ्लास्क को इन्होंने ग्लास ट्यूब्स की हेल्प से क्या किया? कनेक्ट किया, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इन्होंने दोनों ही फ्लास्क को ग्लास ट्यूब्स की हेल्प से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। इसके बाद कुछ इसमें अरेंजमेंट्स थे। जैसे ये जो स्मॉल फ्लास्क है, इसमें एक इनलेट था, ताकि उस इनलेट की हेल्प से वाटर की क्या करा सके? उसमें एंट्री करा सके। तो इसमें एक इनलेट था वाटर के लिए,
जो भी वाटर की ये फिलिंग किया करते थे ये इसी इनलेट की हेल्प से किया करते थे। तो यानी आप कह सकते हो कि स्मॉल जो फ्लास्क था उसमें ये वाटर की फिलिंग किया करते थे इस तरह से। साथ में इस स्मॉल फ्लास्क के नीचे एक इन्होंने बर्नर भी लगा रखा था। तो जब ये बर्नर को ऑन किया करते होंगे तो इस वाटर की क्या होती होगी, बॉइलिंग होती होगी, और जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता होगा वैसे यहाँ पर वाटर वेपर बनती होगी, और वो वाटर वेपर यहां से होते हुए इस फ्लास्क में पहुंच जाया करती। समझ रहे हैं ना बात को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी लगा रखा था। एक वैक्यूम पंप भी लगा रखा था। वैक्यूम पंप क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। तो ये क्या कर रहा था कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहे थे तो उसके जस्ट पहले इन्होंने जब ये पूरा सेटअप बना दिया तो वैक्यूम पंप ऑन कर दिया था। तो वैक्यूम पंप से क्या किया था उन्होंने, वैक्यूम क्रिएट किया था। वैक्यूम क्रिएट करने से फायदा क्या रहा होगा कि अननेसेसरी जो भी गैसेस होंगी एनवायरमेंट की जो सेटअप में आ गई होंगी वो सब क्या हो गई होंगी, उस सेटअप से बाहर हो गई। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1953 में, और उस टाइम पर भी तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन थी, लेकिन प्रूव करना है ना केमिकल एवोल्यूशन, और जब केमिकल एवोल्यूशन हुआ था तब तो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, यानी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। तो इन्हें कुछ ऐसा करना था कि इन्हें ऑक्सीजन की एब्सेंस दिखानी थी वहां पर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस है, तो फिर केमिकल एवोल्यूशन प्रूव कैसे कर रहे हो आप। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये जो भी अननेसेसरी गैसेस जो भी एनवायरमेंट से यहाँ पर फिल हो गई होंगी, ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन वगैरह, वो सब इन्होंने क्या की, वैक्यूम पंप ऑन करके बाहर कर दी। तो ये काम था किसका, वैक्यूम पंप का। जैसे आते हैं ना वैक्यूम क्लीनर आते हैं ना, वो यही तो करते, वैक्यूम ही तो क्रिएट कर रहे होते हैं, जो भी चीजें होती है वो खींच रहे होते हैं अपने अंदर। तो ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो भी यहाँ पर गैसेस होंगी जो भी पहले से, वो सब क्या करेगा, खींच लेगा। तो इन सभी जगहों पर क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। बात करते हैं लार्ज फ्लास्क की। तो लार्ज फ्लास्क में इन्होंने टू इलेक्ट्रोड्स लगा रखे, टू इलेक्ट्रोड्स लगा रखे थे। इलेक्ट्रोड थे टंगिस्टन के, तो टू टंगिस्टन इलेक्ट्रोड्स इन्होंने लार्ज फ्लास्क में लगा रखे थे। और इलेक्ट्रोड्स थे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई की भी जुगाड़ कर रखी थी इन्होंने, प्लस माइनस। और जब इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिक सप्लाई करते थे तो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्पार्किंग हुआ करती थी, यहाँ पे स्पार्किंग होती थी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाया करता था, क्योंकि हीट जनरेट हो रही है स्पार्किंग की वजह से। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाता था वो हो जाता था 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो यानी आप कह सकते हो कि लार्ज फ्लास्क में ये साइंटिस्ट टेम्परेचर कितना मेंटेन किया करते थे, 800 डिग्री सेल्सियस। तो आप खुद सोचो ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट जनरेट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोड्स थे वो सोर्स थे एनर्जी के, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या, इलेक्ट्रोड्स, है ना। इसके अलावा एक और अरेंजमेंट था जो यहाँ पर शो नहीं किया जाता डायग्राम में, लेकिन एक अरेंजमेंट ऐसा था जिससे ये गैसेस की फिलिंग कर लिया करते थे, मतलब जो भी एक गैस चाहते थे वो यहाँ पर फिल कर पाते थे। तो जो भी इनकी मर्जी की गैसेस, वैक्यूम पंप से तो क्या हुआ, अनवांटेड गैसेस बाहर निकाली, और जो वांटेड गैसेस थी वो इन्होंने यहाँ पर फिल की। अरेंजमेंट दिखा नहीं सकते वो अरेंजमेंट, लेकिन होता था लार्ज फ्लास्क में। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक कंडेंसर लगा रखा था, कंडेंसर, एक कंडेंसर लगा रखा था यहाँ पर। कंडेंसर किस तरह से होता है, कंडेंसर में टू ग्लास ट्यूब्स होती हैं, एक अंदर की तरफ ग्लास ट्यूब होती है और एक उसके बाहर की तरफ ग्लास ट्यूब होती है, मतलब एक इनर ग्लास ट्यूब और एक आउटर ग्लास ट्यूब। तो ये वाली तो ग्लास ट्यूब मान सकते हो आपके इनर वाली हो गई, इसके ऊपर एक और ग्लास ट्यूब इस तरह से, और दोनों का जो कंटेंट है वो मिक्स उसमें नहीं होता है, सिर्फ कांटेक्ट में आते हैं, मिक्स नहीं होता है। तो यानी आप कह सकते हो कि आउटर ग्लास ट्यूब में जो भी होगा वो बस कांटेक्ट में है, मिक्स नहीं हो रहा कि आप सोचो दोनों का कंटेंट मिक्स हो जाता हो, नहीं। अब खास बात क्या होती है कि जो आउटर ग्लास ट्यूब होती है ना उसमें होते हैं टू ओपनिंग्स, एक ओपनिंग आप कह सकते हो इनलेट और एक ओपनिंग आप कह सकते हो आउटलेट। इनलेट से इसमें एंटर कराया जाता है क्या, वाटर। कैसा वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर एंटर कराया जाता है। तो क्या होता है कि जब कोल्ड वाटर आउटर ग्लास ट्यूब में आएगा तो बताओ इनर ग्लास ट्यूब में जो भी कंटेंट होगा उसके कांटेक्ट में आ रहा है, आया ना। तो होता क्या है कि यहां पर जो इनर ग्लास ट्यूब है इसमें होती है वेपर, यहां से वेपर बन के आती है, वेपर, और वेपर में हीट होती है।
तो क्या होता है कि जब उस वेपर के कांटेक्ट में ये वाटर आएगा, मिक्स नहीं हो रहा है, देखो ध्यान दो, मिक्स नहीं हो रहा है, सिर्फ कांटेक्ट में आ रहा है। तो जब इनर ग्लास ट्यूब में जो पास हो रही है यहां से वेपर, उसके कांटेक्ट में ये वाटर आता है कोल्ड वाला, तो जो हीट होती है वेपर के पास, क्योंकि हीट होगी तभी तो वेपर फॉर्म में है, तो उसकी हीट कौन ले लेता है, ये कोल्ड वाटर ले लेता है। तो जब कोल्ड वाटर हीट ले लेगा वेपर की, तो बताओ ये खुद क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा ना। तो यहां से होते हुए ये वाली जो ग्लास ट्यूब, यहां से होते हुए वाटर जब बाहर निकलता है तो यहां पर कैसा होता है, हॉट होता है। तो यानी एंट्री होती है कोल्ड वाटर की, लेकिन एग्जिट होता है हॉट वाटर का। अब बताओ इसने हीट ले ली तभी तो ये कोल्ड से हॉट हुआ, लेकिन हीट ली किसकी, इनर ग्लास ट्यूब में फ्लो होने वाली वेपर की। बताओ वेपर की अगर हीट ले ली तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। समझ रहे बात को। तो यहां जो इनर ग्लास ट्यूब थी, इसमें जब वेपर पास होती थी तो उसकी हीट ले ली आउटर ग्लास ट्यूब में फ्लो होने वाले कोल्ड वाटर ने। इसकी वजह से ये खुद क्या हो गया, हॉट हो गया, और वेपर की हीट ले ली वाटर ने, इसलिए वेपर कन्वर्ट हो गई किसमें, लिक्विड में। यानी आप कह सकते हो एंट्री तो होती है वेपर की, लेकिन एग्जिट यहां पर होता है किसका, लिक्विड का। यानी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम होता है किसका, कंडेंसर का। क्योंकि तभी तो आप बोलोगे कंडेंसर, कंडेंसेशन करने वाला कंडेंसर। वेपर लिक्विड में अगर कन्वर्ट हुआ है तो क्या है, वो कंडेंसेशन ही तो हुआ है, और कंडेंसेशन जो करवाए वो कौन, कंडेंसर। तो ये कंडेंसर भी इन्होंने यहां पर क्या कर रखा था, लगा रखा। समझ में आई ना बात। अब जो लिक्विड यहां से आता था यहां पर, तो यहां इन्होंने एक अरेंजमेंट कर रखा था टैप का, एक नल लगा रखा था यहां पर। तो जब भी इन्हें थोड़ा बहुत लिक्विड निकालना होता था तो ये क्या करते थे, इस टैप को ओपन कर देते थे, तो यहां से ड्रॉप ड्रॉप करके यहां पर लिक्विड बाहर निकलने लगता था। और इसे ये क्या करते थे, एक जार में कलेक्ट कर लिया करते थे, और जार में कलेक्ट करके उसका क्या करते थे, उस लिक्विड का एनालिसिस करते थे कि वहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है, क्या प्रोडक्ट बना है, ये सारी चीजें। समझ गए ना बात को। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम समझेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया। ये तो सेटअप है, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने। तो इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, मैं एक एक करके सीक्वेंस में समझाता हूं आपको। सबसे पहले इन्होंने सिर्फ सेटअप बनाया, मतलब 2 फ्लास्क लिए, एक स्मॉल फ्लास्क, एक लार्ज फ्लास्क। यहाँ पर टैप का अरेंजमेंट है, यहाँ पर कंडेंसर का अरेंजमेंट है, यहाँ पर इनलेट है, यहाँ पर बर्नर रखा हुआ है, और यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है। अभी कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ सेटअप बनाया, जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने वहां पर एक तरह से फिक्स कर दी, और कुछ भी नहीं। अब जब इन्हें एक्सपेरिमेंट करना था तो इन्होंने सबसे पहले वैक्यूम पंप ऑन किया। वैक्यूम पंप ऑन करने से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है इसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। मतलब कोई भी अननेसेसरी गैस की प्रेजेंस यहां पर नहीं रही, इवन ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस नहीं रही। यानी पूरे सेटअप में अब जो लेबोरेटरी में ऑक्सीजन होगी वो यहां पर नहीं है, सिर्फ लेबोरेटरी में है, लेकिन इस सेटअप के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। वैक्यूम पंप इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद क्या किया, ये जो स्मॉल फ्लास्क था इसमें इन्होंने वाटर की फिलिंग कर दी इनलेट की हेल्प से। नीचे लगे हुए बर्नर को इन्होंने ऑन कर दिया, तो नीचे लगा हुआ बर्नर ऑन हुआ। जैसे ये बर्नर ऑन हुआ, यहां पर जो वाटर था ये क्या होने लग गया, बॉईल करने लग गया। टेम्परेचर जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है और 100 के ऊपर होते ही यहाँ पर ये वाटर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में। तो यहां से जो वाटर वेपर बनी वो यहां से होते हुए कहां पहुंच गई, लार्ज फ्लास्क में। तो आप कह सकते हो कि लार्ज फ्लास्क में पहुंच गया क्या, वाटर वेपर। वाटर वेपर ये लार्ज फ्लास्क में पहुंच गया, स्मॉल फ्लास्क में बनी लेकिन पहुंच कहां गई, लार्ज फ्लास्क में। अब क्या हुआ इसके बाद, यहां पर, यहां मैंने आपको कहा था ना कि यहां पर एक इस तरह का अरेंजमेंट था जिससे वो अपने अकॉर्डिंग गैसेस को क्या कर सकते थे, फिल कर सकते थे। तो यहां पर उन्होंने उसी अरेंजमेंट का फायदा उठाते हुए यहां पर कुछ गैसेस फिल कर दी। कौन कौन सी गैसेस फिल कर दी इन्होंने, मीथेन फिल कर दी, अमोनिया फिल कर दी, और साथ में हाइड्रोजन गैस फिल कर दी। ये 3 चीजें इन्होंने यहां पर फिल कर दी। अब बताओ 3 तो यहां पर इन्होंने फिल की, और ये वाटर वेपर वहां से आ रहा था। बताओ ओवरऑल ये चारों चीजें कहां पर प्रेजेंट हो गई, अब इस लार्ज फ्लास्क में प्रेजेंट हो गई कि नहीं। तो लार्ज फ्लास्क में ये चारों चीजें यहां पर प्रेजेंट हो गई। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन कर दी। जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन की, यहां पर स्पार्किंग होने लग गई, और स्पार्किंग होने की वजह से हीट जनरेट हुई, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर पहुंच गया 800 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस और ये जो स्पार्किंग हो रही थी, इनकी वजह से इन सभी चीजों के बीच में क्या होने लग गई, रिएक्शन होने लग गई। रिएक्शन हो रही है क्योंकि लार्ज फ्लास्क में
इसलिए लार्ज फ्लास्क को रिएक्शन चैम्बर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन हुई तो ये क्या था, रिएक्शन चैम्बर था। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या होने लग गई, रिएक्शंस होने लग गई। रिएक्शन जब हुई तो ये कुछ यहाँ पर गैसेस वगैरह, वेपर वगैरह जो है वो बनी यहाँ पे, और वो यहां से होते हुए एंटर करी किसमें, इस कंडेंसर में। बात समझ में आ गई। जब कंडेंसर में एंटर की और इनर ग्लास ट्यूब से होते हुए आगे बढ़ा, तो इन्होंने क्या कर रखा था, जो कंडेंसर लगा रखा था उसमें इनलेट में क्या भेज रहे थे, कोल्ड वाटर। तो उसने क्या कर दी, उसकी हीट ले ली, तो जो वेपर थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। जो भी वेपर थी, जितनी भी वेपर्स थी, और जो लिक्विड था वो तो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन जो वेपर था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ओवरऑल यहाँ जो भी था, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा क्या था, लिक्विड। तो यहाँ पर लिक्विड आ गया, और यहां से आउटलेट से क्या निकलने लग गया, हॉट वाटर। अब जो यहाँ पर लिक्विड आया, वो यहाँ पर जब पहुंचा तो इन्होंने टैप ओपन किया, और थोड़ा सा लिक्विड इन्होंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। बात समझ में आ गई, जार में। और उसको क्या कर दिया, टैप को वापस से बंद कर दिया। अब ये जो जार में लिक्विड आया ना, इसका इन्होंने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने पर इन्हें पता चला कि अभी तो कुछ बना ही नहीं है। रिएक्शन में जो इन्होंने रिएक्टेंट्स लिए थे, वही रिएक्टेंट्स यहां पर इनको लिक्विड में दिखाई दिए। अभी इन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं बना, कोई रिएक्शन ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो तब होगी मानी जाएगी जब कुछ प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखेंगे। तो इन्होंने देखा कि कुछ बना ही नहीं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी इतना टाइम ना हुआ हो, रिएक्शन होने में टाइम लगना हो, क्योंकि हर रिएक्शन हर एक से टाइम में थोड़ी ना होती, कुछ रिएक्शन में कम टाइम लगता है, कुछ रिएक्शन में बहुत टाइम लगता है। तो इन्होंने कोई बात नहीं, चलने देते हैं। तो क्या हुआ कि जो लिक्विड था आगे कंटिन्यू यहाँ पर हुआ, यहाँ लिक्विड गया, यहाँ लिक्विड मिक्स हुआ वाटर में, बर्नर लगा ही हुआ है, बर्नर ने टेम्परेचर बढ़ाया होगा, वो वापस से लिक्विड में किसमें कन्वर्ट हुआ होगा, वेपर फॉर्म में। और वेपर वापस से यहां से होते हुए कहां पहुंची होगी, लार्ज फ्लास्क में। लार्ज फ्लास्क में क्या है, टेम्परेचर इतना ज्यादा और स्पार्किंग हुई रखी है, तो फिर से रिएक्शन हुई होगी। फिर से जो वेपर बनी होगी वो कन्वर्टर्स कंडेंसर से होते हुए वापस आई होगी, बताओ लिक्विड में कन्वर्ट हो गई होगी। फिर से लिक्विड यहाँ आया होगा, फिर से इन्होंने टैप ओपन किया होगा, फिर से लिक्विड कलेक्ट किया होगा जार में, फिर से एनालिसिस किया होगा। लेकिन जब फिर से एनालिसिस किया तो देखा कि अभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बना, अभी वही रिएक्टेंट्स के रिएक्टेंट्स। इन्होंने फिर से उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, वो कहा कि चलने दो। तो ये जो हमने आपको 2 बार बताया करते हुए, ऐसा ये 18 डेज तक कई बार करते हैं। 18 डेज तक, 18 डेज तक। तो 18 डेज तक ये कंटिन्यूअसली बार बार ये करते रहे, टाइम टू टाइम ये जार में थोड़ा सा लिक्विड निकालते रहे और उसका एनालिसिस करते रहे कि उसमें कुछ बना, उसमें कुछ बना, उसमें कुछ बना। कुछ नहीं बना 18 डेज तक। 18 डेज के बाद वो क्या देखते हैं कि जब वो 18 डेज के बाद यहाँ पर जार में थोड़ा सा लिक्विड निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, तो इसमें उन्हें प्रेजेंस दिखाई देती है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कुछ अमाइनो एसिड्स की। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ये नेम सुने होंगे आपने बायोमोलिक्यूल्स में। ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड इनको इस लिक्विड में दिखाई दिए। और जैसे ही इस लिक्विड में इनको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाई दिए, समझ गए कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, प्रोडक्ट बन चुके हैं। प्रोडक्ट क्या बने हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से, अमाइनो एसिड। कौन से, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। और जैसे ही इनको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमाइनो एसिड उस लिक्विड में दिखाई दी, उन्होंने बोल दिया हेल्थ प्रूफ। केमिकल इवोल्यूशन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कैसे हो गया प्रूफ, अब आप ये बताओगे। ये बताओ केमिकल एवोल्यूशन कैसे प्रूव करोगे आप क्या करोगे, जो प्रिमिटिव अर्थ पर जो कंडीशंस थी, उन कंडीशंस में प्रिमिटिव अर्थ पर जो रिएक्टेंट्स थे, उन रिएक्टेंट्स को लेकर के फाइनली जो वहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे प्रिमिटिव अर्थ पर, अगर वही बनते हुए दिखा देते हो, तो बताओ केमिकल एवोल्यूशन प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप जरा गौर करो, इन्होंने रिएक्टेंट्स क्या लिए, वही तो लिए जो प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट थे। आप याद करो केमिकल एवोल्यूशन में इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एटॉमिक स्टेज के बाद मॉलिक्यूलर स्टेज में यही सब तो बनाए थे अपन ने। तो बताओ यही सारी बातें तो हो रही, याद करो, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड H2, यही सारी चीजें तो है यहाँ पर। तो देखो इन्होंने वही रिएक्टेंट्स लिए ना जो ऑपेरेंट हेल्डेन अपनी थ्योरी में बता रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए। साथ में इन्होंने वैसी की वैसी कंडीशंस ली जो वो अपने थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रिमिटिव अर्थ पर। उन्होंने क्या बोला था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, तो इन्होंने भी तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लिया। इन्होंने जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी उसे हटा दिया था, किसकी हेल्प से, वैक्यूम पंप की हेल्प से। और साथ में इन्होंने गैस कौन सी ली थी, हाइड्रोजन। बताओ कैसा एटमॉस्फेयर हो गया, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हो गया कि नहीं हो गया। साथ में प्रिमिटिव अर्थ पर वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस, तो देखो उसी ग्रेड का तो टेम्परेचर ले लिया इन्होंने, अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, लगभग लगभग उतना ही तो है, वेरी हाई टेम्परेचर। प्रिमिटिव अर्थ पर लाइटिंग वाला कंसेप्ट था, क्लाउड्स के बीच में लाइटिंग हुआ करती थी, तो यहां देखो ना स्पार्किंग हो रही है नहीं हो रही।
आया ना। प्रिमिटिव अर्थ पर रेनिंग वाली बात भी आई थी। फर्स्ट रेनिंग जब हुई तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे सी वाटर में। तो रेनिंग भी होनी जरूरी है। तो देखो कंडेंसर भी तो वही काम कर रहा है। रेनिंग में क्या हुआ था, वाटर वेपर वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था या नहीं हुआ था। यहाँ पर कंडेंसर क्या कर रहा, वही तो कर रहा, वाटर वेपर को वाटर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप देखो ना इनके सेटअप में सारी वही कोशिश की गई है जो कि प्रिमिटिव अर्थ पर थी कंडीशंस, उनको मैनेज करने की कोशिश की गई। तो रिएक्टेंट्स वैसे के वैसे, कंडीशंस वैसी की वैसी। और जरा बताओ वहां पर प्रोडक्ट्स क्या बने थे केमिकल एवोल्यूशन के एंड पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बताओ वैसे ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे, भले पूरे नहीं बन रहे लेकिन बन तो रहे ना, क्योंकि पूरे रिएक्टेंट भी तो नहीं लिए। रिएक्टेंट बहुत सारे थे, उनमें से कुछ लिए तो प्रोडक्ट बहुत सारे थे, तो कुछ ही तो बनेंगे। हर कैसे बन जाएगा पूरा का पूरा। तो बताओ यहाँ पर वही के वही प्रोडक्ट बनते हुए दिखा रहा है। इसका मतलब ऑपेरेन हेल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन जो कुछ एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में, वो इन्होंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि नहीं कर दिया। अब ये तो बात है इनकी हेरोल्ड यूरे स्टैनले मिलर की। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, कुछ और रिएक्टेंट्स लेकर के इन्हीं कंडीशंस में कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखा दिए। किसी ने बनते हुए दिखा दिए नाइट्रोजनस बेसिस, किसी ने बनते हुए दिखा दिए पिगमेंट्स, किसी ने बनते हुए दिखा दिए फैट्स एंड लिपिड्स। तो बताओ अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हुए दिखा दिए, वो प्रोडक्ट्स जो कि ऑपेरेन हेल्डेन अपनी थ्योरी में बनते हुए बता रहे हैं। बताओ पार्ट पार्ट में आकर के सबने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओवरऑल पूरा का पूरा केमिकल एवोल्यूशन क्या हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये बात पहली वाले साइंटिस्ट की होती थी, जो पहले काम करता है कुछ, उनका नेम ज्यादा होता है। तो इनका नेम थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हो गया, हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। बताइए बात समझ में आ गई ना। अब ये अपन ने समझा जरूर इतना, लेकिन पूछा नहीं जाता ऐसा कुछ भी। पूछे क्या जाते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कि लार्ज फ्लास्क में कितना टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन किया हुआ था, 800 डिग्री सेल्सियस। लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन यही तो है। किस तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज किए थे इन्होंने, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन से रिएक्टेंट्स लिए थे, ये रिएक्टेंट्स लिए थे। कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा था इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, रिड्यूसिंग। कौन कौन से कंपाउंड्स इनको बनते हुए दिखे थे, अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। ऐसे क्वेश्चन बनते छोटे छोटे, लेकिन समझना जरूरी है, तभी तो अपन ये समझ पाएंगे ना कि ये एविडेंस किस तरह से। समझ में आई ना बात बेटा। तो ये लीजिए, ये था हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट। अब देखिए यहाँ पर ये सारी बातें कंप्लीट होती हैं। अब गोल्डन पी पॉइंट्स अगर आपने पढ़े थे घर जाकर के, तो आपने देखा होगा एक दो पॉइंट ही उसमें बच रहे हैं, बाकी सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे क्लास में। एक पॉइंट ये था कि जो ऑपेरेंस की थ्योरी है उसे आप प्राइमरी एबायोजेनेसिस भी बोल सकते हो, प्राइमरी एबायोजेनेसिस। और ये पॉइंट भी मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी थी। मैंने बोला था कि ऑपेरेन हेल्डेन के अकॉर्डिंग पहले तो एबायोजेनेसिस हुआ और उसके बाद से लगातार क्या हो रहा है, बायोजेनेसिस हो रहा है। तो बताओ प्राइमरी एबायोजेनेसिस भी बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। इनकी थ्योरी को हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लाइफ सिंथेसाइज हुई है, किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप सिंथेसाइज हुए केमिकल्स की हेल्प से। किसी ने बनाई थोड़ी ना, गॉड ने, नेचर ने बनाई थोड़ी ना, अपने आप सिंथेसाइज हुई है, किससे, केमिकल से। आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी नाम है इस थ्योरी का। तो आप कह सकते हो दो तीन नेम हो गए, ऑपेरेन हेल्डेन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, आर्टिफिशियल सिंथेसिस थ्योरी, प्राइमरी बायोजेनेसिस थ्योरी। कुछ भी हो सकता है इसमें से, कोई भी नेम से आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। फिर एक और पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट ऐसा है जिसे आप कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके बहुत सारे रीजन है। तो आप तो सिर्फ उस पॉइंट को बस याद रखो कि अगर मान लो करेक्ट इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, तो आप उस स्टेटमेंट को क्या कंसीडर करो, करेक्ट, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। लेकिन उस लाइन को अपन लिंक नहीं कर सकते कि कहां की बात एग्जैक्टली लिखी हुई है। एनसीईआरटी ने कई जगहों पर ऐसी गलतियां की है। तो एक लाइन है उसमें कि वाटर पर जब यूवी रेस पड़ी, तो यूवी रेस ने वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन लाइटर होने की वजह से स्केप कर गई, चली गई ऊपर। तो ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट कहाँ का है, वो कब की बात करना चाह रहे हैं, किस तरीके से, ये थोड़ा सा सेंसलेस है। पहले तो इसी वजह से प्रिंट भी नहीं होती थी मॉड्यूल में। इस बार प्रिंट करा दी कि चलो ठीक है, एनसीईआरटी की कोई लाइन हम छोड़ नहीं रहे, तो ये भी क्यों छोड़े, इसलिए इसको गोल्डन पी पॉइंट में भी रखा गया। तो बस ये लाइन याद रखना कि ये लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या है, करेक्ट है। तो इसको समझने की कोशिश मत करना कि कहां से इसको हम लिंक करें, नहीं कर पाओगे, हम लोग भी नहीं लिंक कर पाए कि एग्जैक्टली इसको कहां से लिंक करें कि ताकि सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाए। तो इसको बस याद रखो कि एक लाइन है और कुछ भी, ठीक है ना। और ये लीजिए, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह भी लगाए होंगे, लग गए होंगे इजिली, है ना। बिगिनर्स बॉक्स फर्स्ट लगाया होगा, एक्सरसाइज फर्स्ट में भी क्वेश्चंस किए होंगे। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे मॉड्यूल में दिए हुए हैं।
चलिए अब करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देखिए केमिकल इवोल्यूशन के एविडेंस के बाद सीधे आ गए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंस पर। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के एविडेंस डिस्कस ही नहीं किए, होंगे तब करोगे ना डिस्कस। बताया था ना कि केमिकल इवोल्यूशन के ही एविडेंसेस है हमारे पास, इसलिए मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट केमिकल इवोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के लिमिटेड एविडेंस है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकते हो कि प्रोटोबायोन्ट्स के मॉडल्स बनाए हैं कुछ साइंटिस्ट ने, क्वेजरवेट्स, माइक्रोस्फीयर, बस। इसके अलावा और आपके पास क्या है एविडेंस, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बायोलॉजिकल एवोल्यूशन थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी क्लियर तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेन हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता हुआ जो बताया था, क्या वाकई में अर्ली अर्थ पर, प्रिमिटिव अर्थ पर वैसा ही हुआ था क्या। लेकिन मजबूरी वाली बात यह है कि कुछ और अच्छी थ्योरी है भी नहीं हमारे पास, तो फिर ठीक है, उन्होंने जो कहा फिर अपन लोग वही कंसीडर कर भी लेते हैं। समझ में आ रही ना बात। तो इस तरह की बातें भी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। और इसी वजह से अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंस पर, क्योंकि इसके भी तो अच्छे खासे एविडेंस हैं हमारे पास। बताओ पहले कौन सा एवोल्यूशन होता है, केमिकल, फिर कौन सा होता है बायोलॉजिकल, और बाद में कौन सा होता है ऑर्गेनिक। अभी कौन सा चल रहा है, ऑर्गेनिक। तो जो अभी चल रहा है उसको क्या प्रूव करने की जरूरत है, जो अभी चल रहा है उसको क्या प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके सामने आपको दिख तो ही ना रहा है कि एवोल्यूशन चल रहा है। स्लो होता है बहुत, दिखता तो ही ना है। और पास्ट में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन स्टार्ट हुए भी तो काफी लंबा टाइम हो गया, 4 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं फर्स्ट लाइफ बनने को। तो उसके बाद से 3 तो हो ही गए ना कम से कम, फर्स्ट लाइफ फॉर्म बने हुए। तो सोचो तब से लेकर के अब तक ही तो चल रहा। तो इतना पास्ट का किसी को फंडा थोड़ी ना पता। लेकिन फिर एविडेंस देने की क्या जरूरत है, मान लो ना चुपचाप। नहीं, कुछ लोग नहीं मानते ना, उन्हें एविडेंस देने पड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एवोल्यूशन नहीं हुआ है, लाइफ फॉर्म्स जैसे क्रिएट किए गए थे वैसे ही है आज तक। जितने लाइफ फॉर्म्स क्रिएट किए गए थे वैसे ही हैं, उतने ही नंबर में है आज तक। वो मानते ही नहीं है कि एवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो उनको दिखाना पड़ता है ना कि ये देखो हमारे पास एविडेंस है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, हो भी रहा है, वो दिख नहीं रहा, बस फील कर पा रहे हैं, और आगे भी होता रहेगा। एवोल्यूशन से ही सारे लाइफ फॉर्म्स बने। कौन से एवोल्यूशन से, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से। समझ रहे हैं ना बात को। इसलिए हम ये एविडेंसेस डिस्कस किया करते हैं। तो इसमें सबसे पहला एविडेंस जो हम पढ़ते हैं वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो सबसे पहले जो हम एविडेंसेस डिस्कस करेंगे वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। बेस्ट एविडेंसेस कंसीडर किए जाते हैं, बेस्ट। इनसे अच्छे कोई एविडेंस है ही नहीं हमारे पास, सबसे अच्छे एविडेंस यही कंसीडर किए जाते हैं, बेस्ट। पैलियोंटोलॉजिकल टर्म आया है पैलियोंटोलॉजी से। पैलियोंटोलॉजिकल वर्ड आया है पैलियोंटोलॉजी से। और पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो आप कह सकते हो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब फॉसिल से प्रूव करना एक तरीके से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यही हुआ ना मतलब, कि नहीं हुआ। तो यानी इस एविडेंसेस में हम बात किसकी करते हैं, फॉसिल्स की करते हैं सर। तो अब बात स्टार्ट होगी किसकी, फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स होते क्या हैं, वैसे तो इसको तरह तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में आपने मॉड्यूल में डेफिनेशन है वही थोड़ी सी अपन डिस्कस करेंगे। चार्ल्स लाइल वाली डेफिनेशन, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इस फील्ड में वर्क करने वाले, इन्होंने फॉसिल्स को किस तरह से डिफाइन किया, चार्ल्स लाइल। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लाइल, फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स of life forms or impressions of life forms found in rocks। ये होते हैं क्या, फॉसिल्स। मतलब आप कह सकते हो कि जो लाइफ फॉर्म्स जो पहले थे उनके हार्ड पार्ट्स के जो रिमेन्स हैं उन्हें आप फॉसिल्स बोल सकते हो, और उनके जो इंप्रेशंस हैं, उनके जो प्रिंट्स हैं, उन्हें भी आप क्या बोल सकते हो, फॉसिल्स बोल सकते हो। लेकिन लास्ट में क्या लिख रहे हैं कि फॉसिल्स कहां मिला करते हैं, रॉक्स में मिला करते हैं। ये बात थोड़ी सी पूरी तरह से ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ रॉक्स में ही फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, फॉसिल्स कई जगहों पर मिलते हैं। अगर फॉसिल्स की बात की जाए ना, तो रॉक्स की तो चलो बात सही है कि रॉक्स में मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है, मिलते हैं रॉक्स में। लेकिन सॉइल में भी मिल सकते हैं फॉसिल्स, इसके अलावा आइस में भी मिल सकते हैं फॉसिल्स, इसके अलावा अंबर जैसे सब्सटेंसेस में भी मिल सकते हैं फॉसिल्स। तो मतलब फॉसिल्स की प्रेजेंस कई जगह हो सकती है।
वो बात अलग बात है कि इन्होंने अपनी डेफिनेशन या एनसीईआरटी में जो कुछ भी डिस्कशन हुआ है वो किसके रेफरेंस में हुआ है, रॉक्स के रेफरेंस में हुआ है। अंबर समझते हो? आपको मालूम है कि कुछ ट्रीज और प्लांट्स गम लाइक सब्सटेंस से सीक्रेट करते हैं, तो जब वो गम लाइक सब्सटेंस उनसे सीक्रेट होकर के बाहर आता है, मतलब ट्रीज या प्लांट्स की जो ब्रांचेस है जहां से वो सीक्रेट हो रहा बाहर आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो तब तो वो कैसा होता है, पहले तो स्टार्टिंग में लिक्विड होता है, भले विस्कस होता है लेकिन लिक्विड होता है। लेकिन जब वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो ड्राई होने लग जाता है, और ड्राई होकर के वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये जो हार्ड बन चुका हुआ गम लाइक सब्सटेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंबर। तो इसे इसमें भी हमें कई तरह के इंसेक्ट्स के क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, कई तरह के इंसेक्ट्स के फॉसिल्स मिले हैं। कभी प्रोजेक्टर ऑन करेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह के फॉसिल्स के आपको हम पिक्चर्स भी दिखा देंगे कि किस तरह के फॉसिल्स थे, कैसे ट्रैप्ड इंसेक्ट्स दिखे हैं अंबर के अंदर। तो वो फॉसिल्स का काम करते हैं क्योंकि वो एज इट इज बने हुए लंबे टाइम से जो उनके अंदर ट्रैप हो गए। तो ये वो चीजें हैं जहां पर आपको फॉसिल्स की पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो अपन ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे, रॉक्स पर ही बात करेंगे, अपन रॉक्स के रेफरेंस में ही बात कर लेंगे। लेकिन दोबारा लौटते हैं कि फॉसिल्स हो क्या क्या सकते हैं। एक तो हो सकते हैं रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स, और दूसरा क्या हो सकते हैं, इंप्रेशंस हो सकते हैं। इंप्रेशंस किसके, ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो लाइफ फॉर्म्स के हार्ड पार्ट्स के जो रिमेन्स होते हैं उन्हें आप फॉसिल्स बोल सकते हो, और लाइफ फॉर्म्स के जो इंप्रेशंस होते हैं उन्हें भी आप क्या बोल सकते हो, फॉसिल्स बोल सकते हो। इंप्रेशंस मतलब प्रिंट्स। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई पार्ट नहीं मिला, हमें कुछ मिला नहीं, बस केवल एक मार्क मिला, कोई प्रिंट मिला, कोई इंप्रेशन मिला, तो उसे भी आप कंसीडर क्या करते हो, फॉसिल। जैसे हमें एक तरह से कह सकते हो डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स मिले हैं कुछ जगहों से, तो फुट तो नहीं मिला ना, फुट तो नहीं मिला ना वहां पे, वहां क्या मिला, फुट का प्रिंट मिला, कि वहां से कभी डायनासोर निकला होगा और वो कहीं ना कहीं जो प्रिंट बना होगा उस टाइम पर वो किसी रीजन से प्रिजर्व हो गया और हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल गया। तो वो जो प्रिंट है, वो जो इंप्रेशन है, उसे भी आप किस कैटेगरी में रखोगे, फॉसिल की कैटेगरी में रखोगे। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये दोनों ही फॉसिल होते, लेकिन हालांकि अपने डिस्कशन में जो बात आएगी ना वो किस रेफरेंस में आएगी, इस रेफरेंस में, इंप्रेशन के रेफरेंस में ज्यादा बात नहीं है अपने, अपन इसके रेफरेंस में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं थोड़ा सा कि ये हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स का क्या मतलब है। आपको मालूम है कोई भी लाइफ फॉर्म हो वो दो तरह के पार्ट्स से मिलकर के बना हुआ है, सॉफ्ट पार्ट्स और हार्ड पार्ट्स। ज्यादातर पार्ट्स तो सॉफ्ट पार्ट्स ही है, जैसे आप जितने भी टिश्यूज वगैरह, लिगामेंट्स, टेंडन, ये सब क्या है, सॉफ्ट पार्ट्स है। लेकिन जो भी बोन्स है, मतलब जो ओवरऑल स्केलेटन है और जो टीथ वगैरह है, ये सब क्या है, हार्ड पार्ट्स है। जैसे आप बोलो कि जितनी भी बोन्स है हार्ड पार्ट्स में काउंट करोगे, जॉज हार्ड पार्ट्स में काउंट करोगे, टीथ हार्ड पार्ट्स में काउंट करोगे, तो ओवरऑल बोल दो स्केलेटन एंड टीथ, ये क्या है, हार्ड पार्ट्स है। तो इनके जो थोड़े बहुत बचे रह गए होते हैं, क्योंकि जब आपको फॉसिल मिलेगा तो जरूरी थोड़ी ना कि पूरा का पूरा स्केलेटन मिल जाए और पूरे के पूरे जितने टीथ थे उसके अंदर वो मिल जाए। तो थोड़े बहुत भी अगर आपको टीथ मिल रहे हैं तो वो रिमेन्स बोलोगे आप, थोड़ी बहुत भी बोन्स मिल रही तो रिमेन्स बोलोगे आप। बस इन्हीं रिमेन्स को आप क्या नेम दे देते हो, फॉसिल। समझ में आ रही ना बात? तो ये फंडा होता है यहाँ पर फॉसिल। तो देखिए किस तरह से सारी चीजें होती है वो समझेंगे हम पूरा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रॉक्स के अंदर भी आपको मालूम है कि रॉक्स थ्री टाइप्स की होती हैं, है ना, MIS, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये थ्री टाइप्स की रॉक्स होती हैं। तो इनमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती ना, ज्यादातर फॉसिल्स हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से ही मिले हैं। मतलब आप कह सकते हो कि कॉमनली जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो किस तरह की रॉक्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो अब हमारा पूरा फोकस किस पर आ जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स पर आ जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेडिमेंट्स देखने को, ऐसी रॉक्स जिसमें आपको सेडिमेंट्स देखने को मिले उसे हम बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स का मतलब लेयर्स, जिस रॉक में आपको लेयर्स मिल रही हो देखने को, समझ जाओ वो क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि सेडिमेंट का मतलब ही क्या है, लेयर्स। और अगर सेडिमेंट्स हैं, लेयर्स हैं, तभी तो रॉक का नाम क्या पड़ा, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट का मतलब क्यों आया नेम, सेडिमेंटेशन से बनती है इसलिए बोलते हैं सेडिमेंट। कोई लेयर या सेडिमेंट किससे बनती है, सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन मतलब सिंपली डिपोजिशन से, कुछ चीजों के डिपोजिशन से बनती है, इसलिए बोलते हैं क्या, सेडिमेंट।
तो सेडिमेंटेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो सेडिमेंट का फॉर्मेशन, लेयर का फॉर्मेशन, और कई तरह की सेडिमेंट्स लेयर्स बन गई, तो ओवरऑल जो रॉक बनती है उसे हम बोलते हैं क्या? सेडिमेंट्री रॉक। समझ में आ रही ना बात बेटा? तो अब हम समझेंगे कि एक सेडिमेंट्री रॉक बनती किस तरह से, क्योंकि जब आप ये समझ लोगे ना तो सारे जो ये स्टेटमेंट्स पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं इस पेज पर, वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो एक रफ आइडिया बस लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें जियोग्राफी, जियोलॉजी, इन सब में की जाती है, यहाँ की बातें नहीं होती हैं बायो की, लेकिन फिर भी ये डिस्कशन आया है थोड़ा सा तो समझेंगे हम। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये सरफेस है और इस सरफेस पर किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, बस एक रफ आइडिया, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक कुछ 100 ईयर्स में नहीं बन जाती है ना, थाउजेंड्स मिलियंस ईयर लगते हैं एक रॉक बनने में। तो अपन पूरा डिस्कशन तो समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी, तो बस एक रफ आइडिया लेते हैं किस तरह से लेयर्स बनती हैं और लेयर्स बन करके किस तरह से एक पूरी की पूरी रॉक तैयार हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एक सरफेस है और इस पर सेडिमेंट्री रॉक बनी है, कैसे बनी होगी? देखिए, आपको मालूम है कि मिनरल्स वगैरह, सैंड वगैरह, सॉइल वगैरह, इनका डिपोजिशन नॉर्मली चलता रहता है हर जगह। बहुत सारे रीजन होते हैं, आप जियोग्राफी और जियोलॉजी इन सब चीजों में पढ़ते भी हो कि क्यों इन सारी चीजों का डिपोजिशन होता है अलग अलग जगहों पर। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये डिपोजिशन चल रहा है, ये सेडिमेंटेशन चल रहा है। किस चीज का चल रहा है? मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई, सैंड हो गई, ये सारी चीजें, ये चलता जा रहा है, आगे भी कंटिन्यूस बना रहेगा। लेकिन होता क्या है कि आपको मालूम है कि अर्थ पर कंडीशंस में भी तो टाइम के साथ चेंज आता है, और जब कंडीशंस में चेंज आता है तो जो ये मिनरल्स हैं, सॉइल है, सैंड है, इनके कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो भले ही डिपोजिशन आप कहोगे कंटिन्यूस चलता रहा, लेकिन जिन मिनरल्स, सैंड, सॉइल, इन सबका डिपोजिशन चल रहा था, उनका कंपोजिशन टाइम के साथ क्या होता चला गया? चेंज होता चला गया, क्योंकि अर्थ पर कंडीशंस टाइम के साथ क्या हुई है? चेंज हुई है। तो आप कहोगे कि ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि अब मिनरल्स और इन सबका डिपोजिशन नहीं होगा, होगा, लेकिन कंपोजिशन क्या होगा? थोड़ा सा अलग होगा। तो कंपोजिशन अलग है तो उसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं डिफरेंट कलर के पेन से, कि पता चला अब मिनरल्स, सैंड, सॉइल, इनका जो डिपोजिशन हो रहा है, उनका जो कंपोजिशन है, वो पहले वाले मिनरल, सैंड, सॉइल के कंपोजिशन से क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरह की बात में बोलना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो तो मिनरल, सैंड, सॉइल का ही डिपोजिशन रहा है, लेकिन पहले जो हो रहे थे उनका कंपोजिशन, अब जो हो रहे हैं उनका कंपोजिशन, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो क्यों है? क्योंकि अर्थ पर कंडीशंस में भी तो क्या है? चेंज आया है। और जब अर्थ पे कंडीशंस में चेंज आता है तो इनके कंपोजिशन में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है, और इस कंपोजिशन की वजह से इनमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बस उसी डिफरेंस की वजह से इनको हम क्या कंसीडर कर देते हैं? लेयर्स, सेडिमेंट्स। तो देखो ना, एक लेयर बन गई ये ब्लैक कलर वाली जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक लेयर बन गई ये ब्लू कलर वाली जो हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग अपीयरेंस आ जाता है, और हमें क्या दिखती हैं? स्ट्रिप्स दिखती हैं, लेयर्स दिखती हैं, सेडिमेंट्स दिखते हैं वहां पर। तो बताओ ये सेडिमेंट्स किससे बने? डिपोजिशन से या सेडिमेंटेशन से बने कि नहीं बने? और इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्या बनती जाएंगी? सेडिमेंट्स बनते जाएंगे। तो ओवरऑल जो रॉक बनेगी उसे क्या बोलोगे आप? सेडिमेंट्री रॉक बोलोगे। तो जैसे एक लेयर और बना देते हैं इसके ऊपर, ये लीजिए एक लेयर और बना दी, तो आप कह सकते हो कि ये जो लेयर है, एक हो गई ये लेयर, ये वाली एक दूसरी लेयर हो गई, ये लीजिए रफ आइडिया, और ये एक लेयर ये हो गई। ये देखिए ना, बताओ सेडिमेंट्स बनती जा रही हैं, और इस तरह से पूरी की पूरी क्या हो जाती है? तैयार, सेडिमेंट्री रॉक तैयार हो जाती है। अब जरा बताओ, ये सेडिमेंट्स तो बहुत सारे, कोई फिक्स नंबर होता नहीं, अपन ने तो समझने के लिए 3 बना रखी है। ओल्डेस्ट कौन सी है? नीचे वाली। और रिसेंट कौन सी है? ऊपर वाली। तो ये भी मार्किंग करनी जरूरी होती है कि जो सबसे नीचे की तरफ होती है वो ओल्डेस्ट होती है, और जो सबसे ऊपर की तरफ है वो रिसेंट। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। आप बोल सकते हो ये न्यू है और ये ओल्ड है, इस तरह से फंडा है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, ये आपको क्या बताते हैं? ये आपको बताते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। क्या बताते हैं? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते चले जाओ सेडिमेंट्री रॉक्स में, और अलग अलग सेडिमेंट की स्टडी करते जाओ, तो एक्चुअल में आप स्टडी कर रहे हो जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, उसकी आप स्टडी कर रहे हो। अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री से मतलब कि अर्थ में पास्ट में क्या कंडीशंस रही है, वो आपको समझने में हेल्प मिलती है।
पास्ट में अर्थ पर क्या कंडीशंस रही है वो समझने में आपको हेल्प मिलती है। तो जियोलॉजिस्ट वगैरह समझते हैं इन सब चीजों को। तो जैसे आपको एक सेडिमेंट में आपने देखा तो वहां पर आपको मिनरल्स और सॉइल और इनका कंपोजिशन देखने को मिला। फिर थोड़ी सी नीचे वाली आप सेडिमेंट में गए तो वहां पर आपको डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिला। फिर आप थोड़ा सा नीचे की सेडिमेंट में गए तो आपको और डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिला। और इन कंपोजिशन से आप काफी हद तक समझ पाते हो कि जिस टाइम पर वो सेडिमेंट बन रहा था उस टाइम पर अर्थ की क्या कंडीशन रही हो। समझ पा रहे हो ना बेटा? तो ये जो अर्थ की कंडीशंस है पास्ट में, इनको स्टडी करना या इनकी जो हिस्ट्री है उसी को आप क्या बोलते हो? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो जरा मुझे बताओ कि जो ये फॉर्मेशन हो रहा है सेडिमेंट्स का, क्या ये नहीं बना रही जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ? जो सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा, क्या उससे क्रिएट नहीं हो रही है जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की? उसी से तो क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसी से तो फिर आप स्टडी कर पाओगे बाद में जाकर। समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो ये बात हो गई। अभी इस पॉइंट को रोकेंगे, अभी दोबारा आएगा एक और पॉइंट। अब बात करते हैं फॉसिल की। तो हो गई बात सेडिमेंट्री रॉक की, जिसमें कि मोस्टली कॉमनली हमें फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फॉसिल्स की कि ये फॉसिल्स कैसे बनते हैं। अभी तो अपन ने समझा सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, अब समझते हैं कि फॉसिल कैसे बनते हैं। और फॉसिल जनरली कहां मिल रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। तो एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर फॉसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक सिंपल सा आंसर है, पैरेलली होता है। एक तरफ डिफरेंट सेडिमेंट्स बनते चले जाते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, और दूसरी तरफ उन्हीं सेडिमेंट्स में तरह तरह के फॉसिल्स बनते चले जाते हैं। मतलब जब एक सेडिमेंट बन रहा होता है ना, तभी उस टाइम पर फॉसिल बन रहा होता है। तो जैसे अभी एक सेडिमेंट बनी, पता चला इसमें कुछ फॉसिल्स बन गए होंगे। फिर ये सेडिमेंट बनी, पता चला इसमें कुछ फॉसिल्स बन गए होंगे। फिर ये सेडिमेंट बनी, पता चला इसमें कुछ फॉसिल्स बन गए होंगे। मतलब आप कह सकते हो कि सेडिमेंट्री रॉक बनती जा रही है सेडिमेंट्स के बनने पर, तो अलग अलग सेडिमेंट्स में तरह तरह के क्या बन रहे हैं? फॉसिल्स भी बन रहे हैं। फॉसिल्स का बनना और फॉसिल का मिलना दो अलग अलग बातें हैं। बनेंगे तभी तो मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? आपको अगर फॉसिल मिला है तो बना ही होगा ना, तभी तो मिला है। बना ही नहीं होगा तो मिलेगा कैसे? तो बनना कैसे होता है पॉसिबल? सेडिमेंटेशन जब चल रहा होता है तभी फॉसिल का भी फॉर्मेशन हो रहा था। बड़ा क्लोज कनेक्शन है इन दोनों चीजों। तो अब हम समझेंगे कि फॉसिल कैसे बनते हैं। तो फॉसिल का बनना कहलाता है क्या? फॉसिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फॉसिलाइजेशन। फॉसिल्स का बनना, फॉसिलाइजेशन। तो यहां पर कैसे पॉसिबल होता है फॉसिल का बनना? तो उसके लिए दो कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइफ फॉर्म है ना, कोई लाइफ फॉर्म, उसकी पहले डेथ होनी जरूरी है। अगर डेथ ही नहीं होगी तो फॉसिल कैसे बनेगा? जबरदस्ती थोड़ी ना बना दोगे। तो पहले डेथ होती है, और डेथ होने के बाद उस लाइफ फॉर्म का क्या हो जाता है? काफी हद तक प्रिजर्वेशन हो जाता है। तो अगर डेथ होने के बाद थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन हो जाए, तब बनता है क्या? फॉसिल। क्योंकि अगर आपको कोई चीज मिल रही है, आपको पुराने किसी लाइफ फॉर्म के हार्ड पार्ट्स के रिमेन्स मिल रहा है, इसका मतलब वो प्रिजर्व रहा तभी तो आपको मिल रहा है। वरना आपको मालूम है कि डेथ के बाद तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाए, प्रिजर्वेशन ना हो बिल्कुल भी, तो फिर तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं कुछ टाइम के बाद। लेकिन अगर आपको कुछ मिल रहा है पुराने लाइफ फॉर्म का, इसका मतलब थोड़ा बहुत वो प्रिजर्व हो गया तभी तो मिल रहा है। और एक वेजिटेबल है, टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा चल रहा है इस टाइम पर, समर सीजन आ गया है, आप खुले में रख दो एक वेजिटेबल को और चले जाओ 2-3 महीने के लिए बाहर। 2-3 महीने के बाद लौट करके आना, शायद ये कुछ वहां मिले, डिकम्पोज हो चुका होगा मैक्सिमम चीज। लेकिन आप उसी वेजिटेबल को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर चले जाओ 2-3 महीने के लिए, काफी कुछ मिल जाएगा आपको लौट करके आओगे जो। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर वो चीज क्या हो गई? प्रिजर्व जो हो गई है थोड़ी। समझ रहे बात? तो वेजिटेबल मिली क्योंकि उसका थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन हुआ। कुछ नहीं मिला क्योंकि उसका कोई प्रिजर्वेशन वही नहीं। समझ रहे ना बात? तो फॉसिल बनने के लिए थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन होना जरूरी है। तो ये रॉक्स वगैरह में, सॉइल में, आइस में, अंबर में, एक्चुअल में इनमें क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत प्रिजर्वेशन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? समझ रहे हैं ना बात को? अब देखिए कैसे होती है सारी चीजें, वो समझे। जैसे मान लीजिए ये जो सरफेस है ना, जिस पर अपन ने अभी सेडिमेंट बनते हुए देखा था, तो सेडिमेंट बनते हुए तो अपन ने देख लिया। अब उसी लेयर पर देखते हैं कि जब सेडिमेंट बन रहा होता है तो उसी टाइम पर फॉसिल कैसे बन रहा होता है। थोड़ा सा वो समझते, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं समझ सकते थे, इसलिए हमने दो डायग्राम से उसी चीज को समझने की कोशिश की। हो एक ही जगह पर रही है दोनों चीजें, ठीक है ना? ये वाली जो सेडिमेंट है उसी में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉसिल कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक लाइफ फॉर्म है, ये एक लाइफ फॉर्म था, ये कोई एक लाइफ फॉर्म है जो उस सरफेस पर प्रेजेंट। एक दिन उसकी डेथ हो गई, ये लो, डेथ हो गई उसकी।
डेड बॉडी पड़ी हुई है। बट अब बॉडी में कैसे पार्ट्स हैं? दो तरह के पार्ट्स है ना, हार्ड पार्ट्स एंड सॉफ्ट पार्ट्स। मतलब डेथ होते ही अब डिकम्पोजिशन स्टार्ट कौन करेगा? बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जिसे हम बोलते हैं। बताओ पहले कौन से पार्ट्स का होगा? सॉफ्ट पार्ट्स का। हार्ड पार्ट्स का इतना आसानी से थोड़ी ना होगा, सॉफ्ट पार्ट्स का लेकिन काफी हद तक आसानी से हो जाएगा। डिकम्पोजिशन तो लेकिन दोनों का स्टार्ट हुआ है, चलेगा किसका फास्ट? सॉफ्ट पार्ट्स का। हार्ड पार्ट्स का उतना फास्ट नहीं चल पाएगा। थोड़े टाइम के बाद ही आप देखोगे कि पूरा का पूरा सॉफ्ट पार्ट खत्म हो गया डिकम्पोजिशन होने की वजह से। और अंदर के जो हार्ड पार्ट्स थे अब वो बाहर आ गए। पूरा का पूरा स्केलेटन दिख रहा है, टीथ दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं। आपने देखा भी होगा ऐसा कई बार सिटी के बाहर, विलेज के बाहर, जो डेथ हो जाती है जिन काउस वगैरह की या किसी भी एक पर्सन की, ऐसी फेंक दिया अगर मान लो। हालांकि अपन तो सोसाइटी वाले सोशल एनिमल है, ह्यूमन तो ह्यूमन के केस में ऐसा जनरली नहीं मिलता देखने को, लेकिन एनिमल्स के केस में तो ऐसा मिलता है। कभी किसी डॉग वगैरह की डेथ हो गई, पड़ा हुआ है बाहर, आप कुछ दिनों के बाद जाओ तो शायद वहां स्केलेटन आपको मिल भी जाए वहां पर। समझ रहे हैं ना बात को? तो नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होने वाला है? डिकम्पोजिशन चल रहा है मान लो, सेडिमेंट तो बन चुकी है। बताओ इसके ऊपर क्या होगा? दूसरे लाइफ फॉर्म होंगे, उनके साथ भी यही होगा। फिर उसके ऊपर जो सेडिमेंट बन रही हुई उस टाइम जो लाइफ फॉर्म होंगे उनके साथ भी ऐसे ही होगा। मतलब हर लेयर में ऐसा ही चलता रहेगा, अपन तो सिर्फ एक लेयर को समझ रहे हैं। अब ये काफी टाइम के बाद मान लेते हैं कि ये मान लो डिकम्पोज हो गई ये बोन। थोड़े टाइम के बाद पता चला ये बोन डिकम्पोज हो गई। थोड़े टाइम के बाद पता चला इस कल की कुछ बोन्स डिकम्पोज हो गई। ये लो डिकम्पोज होती जा रही है। टाइम के साथ पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर खत्म हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अपन तो क्या समझना चाह रहे हैं? फॉसिल समझना चाहे तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि कुछ बचा हुआ है। इतने में पता चला कि यहां पर मान लो, ये तो अपन ये लेयर को लेकर के समझ रहे हैं ना, तो यहां मान लेते हैं कि सबसे ऊपर वाली लेयर में मान लो आया होता कोई साइंटिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट। उसको लग रहा है कि इस एरिया में क्या हो सकते हैं? फॉसिल हो सकते हैं। वर्कर्स की टीम लेकर के आया है, खुदाई शुरू की जाए, डिगिंग। क्या करेगा वो? जो भी वर्कर्स होंगे वो खुदाई शुरू करेंगे, करते जाएंगे खुदाई। डिगिंग चल रही है, डिगिंग चल रही है, ऐसे आते जाएंगे नीचे कि नहीं आते जाएंगे? और जब इस लेयर में पहुंचेंगे तो बताओ इस लेयर की भी तो जो भी मिनरल्स वगैरह, डस्ट वगैरह, सॉइल वगैरह जो कुछ भी होगी, बताओ उनको हटाएंगे वो एक एक करके कि नहीं हटाएंगे? पता चला यहाँ की हटाते जा रहे हैं, साहब कुछ भी नहीं मिल रहा, वापस चलते हैं। नहीं नहीं, करते रहो खुदाई, अभी कुछ तो मिलेगा। यहाँ की कर रहे थे जो, साहब कुछ नहीं मिल रहा, वापस चलो, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं, करते रहो, कुछ मिलेगा। पता चला यहाँ पर क्या, अचानक से उन्हें कुछ बोन्स दिखाई दी। साहब इधर आओ, देखो क्या मिला है, बोन्स पड़ी है यहाँ पे। वो क्या बोलेंगे? नो नो नो, ये बोन्स नहीं है, ये तो फॉसिल है, ये फॉसिल है। बताओ उनको क्या मिले? क्यों बोला उन्होंने फॉसिल है? क्योंकि उनको रिमेन्स मिल गए हैं हार्ड पार्ट्स के। किसके? लाइफ फॉर्म्स के हार्ड पार्ट्स के। तो
देखिए यहाँ पे, तो एक जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है और एक बायोलॉजिकल हिस्ट्री होती है। बायोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब क्या, कि अर्थ के पास्ट में किस तरह के लाइफ फॉर्म्स रहे हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री का क्या मतलब था, कि अर्थ के पास्ट में किस तरह की कंडीशंस रही हैं। और बायोलॉजिकल हिस्ट्री का मतलब कि अर्थ के पास्ट में किस तरह के लाइफ फॉर्म्स रहे हैं। जरा बताओ, अगर आपको पास्ट के लाइफ फॉर्म्स को समझना है तो क्या फॉसिल्स को समझने से नहीं समझ में आ जाएगा कि कैसे लाइफ फॉर्म्स हुआ करते थे। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स था वो रिप्रेजेंट कर रहा था या वो बना रहा था जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, और जो फॉसिल्स बनते हैं वो बना रहे होते हैं बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो आप कह सकते हो इसका इंडिकेशन किससे मिलेगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स से। अब जरा बताओ, अभी अभी तो आपने समझा कि एक तरफ सेडिमेंट्स बनते जाते हैं तो उन्हीं सेडिमेंट्स में फॉसिल्स भी तो बनते चले जाते हैं, तो पैरेलली नहीं हो रहा ये काम कहीं ना कहीं। यानी आप कह सकते हो एक तरफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री बन रही है तो पैरेलली बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी तो बन रही है कि नहीं बन रही है। तो यहां पर एक लाइन है अपनी एनसीईआरटी की, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। बताओ दोनों में क्लोज कोरिलेशन है या नहीं है, समझ में आ भी रहा क्लियरली। तो बताओ, अगर साइंटिस्ट को दोनों चीजें समझनी है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझनी है, बायोलॉजिकल हिस्ट्री समझनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है एक सेडिमेंट्री रॉक पर जाओ और वहां पर ऊपर से नीचे आते चले जाओ। सेडिमेंट में जब ऊपर से नीचे आते चले जाओगे तो आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो रही होगी अर्थ की वो समझ में आती रहेगी, और हर सेडिमेंट से जो आपको फॉसिल मिल रहे होंगे एक एक करके, उनसे आपको बायोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की क्या रही वो समझ में आती रहेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये फंडा होता है बेटा यहाँ पे। अब देखिए फॉसिल्स है कैसे बनते हैं, सारी चीजें समझ ली। फॉसिल्स से हमें पता क्या क्या चल जाता है ओवरऑल, तो तीन बातें तो पता चली जाती हैं क्लियरली। एक तो एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है, एक एक्सटेंशन के बारे में पता चल जाता है, और एक एवोल्यूशन के बारे में भी पता चल जाता है। इनके बारे में पता चल जाता है आपको फॉसिल से। एग्जिस्टेंस कैसा, बताओ किसी का लाइफ फॉर्म मिला, किसी का फॉसिल मिला, वो इस बात का इंडिकेशन है ना कि उस तरह का लाइफ फॉर्म कभी अर्थ पर एग्जिस्ट किया करता था। बताओ एग्जिस्टेंस के बारे में किससे पता चल रहा है आपको, फॉसिल से पता चल रहा कि नहीं चल रहा। एक्सटेंशन का भी पता चल जाता है कई बार। कई बार हमें कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले कि जब हमने उनकी स्टडी की तो हमें लगा कि यार ऐसा तो कोई लाइफ फॉर्म प्रेजेंट में है ही नहीं। इसका मतलब वो क्या हो गया है, एक्सटेंट हो गया, मतलब कुछ एक्सटेंटेड ऑर्गेनिज्म के हमें फॉसिल मिले। जैसे हमें जो डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले, जब डायनासोर्स के फॉसिल्स का एनालिसिस किया तो हमें लगा यार इतना बड़ा स्केलेटन तो प्रेजेंट टाइम में किसी भी लाइफ फॉर्म का नहीं होता। इसका मतलब इतने बड़े स्केलेटन वाले लाइफ फॉर्म्स कभी अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे जो आज नहीं है। मतलब उनका क्या हो गया है, एक्सटेंशन हो गया। तो एक्सटेंशन के बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिली है, कुछ फॉसिल से मिली है। हर फॉसिल से नहीं, कुछ फॉसिल से, क्योंकि हमें अभी तक हर वैसे ही फॉसिल थोड़ी ना मिले जो एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म के हैं। कुछ ऐसों के भी तो मिले जो आज भी प्रेजेंट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर इसलिए तो ये लाइन लिखी है कि सम फॉसिल्स रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। कुछ फॉसिल ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को। समझ में आ रही ना बात। तो एक्सटेंशन के बारे में पता चलता है, और एवोल्यूशन के बारे में तो पता चलता ही चलता है। कैसे, कि जब हम ऊपर से नीचे सेडिमेंट्स में आते हैं एक एक करके, तो हमें हर सेडिमेंट से अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स के क्या मिले, फॉसिल मिले। बताओ क्या ये इस बात का इंडिकेशन नहीं है कि लाइफ फॉर्म्स में टाइम के साथ चेंज आया है। और अगर लाइफ फॉर्म्स में टाइम के साथ चेंज आया है इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि अगर इवोल्यूशन नहीं हुआ होता, अगर हम स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी पर यकीन करें तो ये कहा करते थे कि लाइफ फॉर्म्स में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आया, तो क्या हमें हर सेडिमेंट से एक ही तरह के फॉसिल्स नहीं मिलने चाहिए। तो अगर हमें डिफरेंट सेडिमेंट से डिफरेंट फॉसिल्स मिले हैं लाइफ फॉर्म्स के, इसका मतलब लाइफ फॉर्म्स में टाइम के साथ क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं, इवोल्यूशन हुआ है। समझ रहे हैं ना बात। इससे हमें इवोल्यूशन के पैटर्न को समझने में भी हेल्प मिली है। कैसे, कि जब हमने अपर सेडिमेंट में जो फॉसिल्स मिले उन्हें देखा, और जो लोएस्ट सेडिमेंट है उसमें मिले जो फॉसिल्स हैं उनको देखा, तो हमें इनमें काफी डिफरेंस दिखाई दिया। जो ओल्डेस्ट सेडिमेंट में या जो लोएस्ट सेडिमेंट में फॉसिल्स मिले वो हमें थोड़े से सिंपल टाइप के मिले, और जो हमें रिसेंट में या जो आप कह सकते हो अपर मोस्ट सेडिमेंट में जो हमें फॉसिल्स मिले वो हमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के मिले। इसका ये मतलब हुआ कि शुरुआत में एक तरह से कह सकते हो सिंपल टाइप के लाइफ फॉर्म्स हुआ करते होंगे, और प्रेजेंट में कॉम्प्लेक्स टाइप के लाइफ फॉर्म्स हैं। इसका मतलब इवोल्यूशन जनरली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हुआ है। तो हमें डायरेक्शन भी समझ में आई इवोल्यूशन की इन सब चीजों से।
तो इसी को तो बोलते प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो जनरली क्या हुआ है, प्रोग्रेसिव। कुछ जगहों पर जरूर रेट्रोग्रेसिव हुआ है, जैसे वायरसेस का एवोल्यूशन। समझ में आ रही ना बात बेटा? तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें कहां से समझने मिले, फॉसिल से ही तो मिले। एक पॉइंट और समझने में मिला कि किसी पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म में भी टाइम के साथ चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म हमेशा से ही वैसा था जैसा कि वो आपको आज दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है कि जो लाइफ फॉर्म्स आपको आज जैसे देखने को मिल रहे हैं वो वैसे के वैसे क्रिएट किए गए थे, मतलब उनके अकॉर्डिंग तो एवोल्यूशन ही नहीं हुआ किसी लाइफ फॉर्म का। लेकिन हमें फॉसिल से पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है, टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म में भी क्या है, चेंज आए हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें, आपको पता चला इस सेडिमेंट से कोई फॉसिल मिला ह्यूमन का, इस सेडिमेंट से भी कोई फॉसिल मिला ह्यूमन का, और इस सेडिमेंट से भी कोई फॉसिल मिला ह्यूमन का। तो आपको डिफरेंट फॉसिल्स मिल गए ह्यूमन के डिफरेंट सेडिमेंट से। अब अगर कोई चेंज नहीं आया होता तो ये तीनों के तीनों फॉसिल एक जैसे होने चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि इनमें भी काफी सारे चेंजेस हैं, इनमें भी काफी सारे डिफरेंसेस हैं। तो बताओ वो इस बात का इंडिकेशन है ना कि टाइम के साथ ह्यूमन में भी क्या आए हैं, चेंजेस आए हैं, मतलब इवोल्यूशन हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बस ये सारी चीजें लिखी हैं इस पूरे पेज पर, जो आप बड़े आराम से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है ना बात? चलिए अब एक बात और कर लेते हैं, जो मैंने अभी फोकस किया ना जिस बात पर, कि जब आप किसी पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म की बात करते हो कि पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए टाइम के साथ, मतलब पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म के इवोल्यूशन की जब आप स्टडी करते हो, तो इसे एक टर्म बोलते हैं पेडिग्री। इसे क्या बोलते हैं, पेडिग्री। तो पेडिग्री का मतलब क्या होता है, पेडिग्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म। किसी एक पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म के इवोल्यूशन की स्टडी कहलाती है क्या, पेडिग्री। तो अभी तक मतलब कई सारी पेडिग्रीज बहुत डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है। जैसे आप कह सकते हो ह्यूमन की पेडिग्री, आप कह सकते हो हॉर्स की पेडिग्री, एलिफेंट की पेडिग्री, ऐसी कई पेडिग्रीज हैं जो बहुत डिटेल में डिस्कस की जा चुकी है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे वो जो पेडिग्री किसकी, हॉर्स की पेडिग्री। तो आप देखो ना यहाँ पर पेडिग्री ऑफ हॉर्स का डिस्कशन आ गया है आगे। पेडिग्री ऑफ हॉर्स मतलब हम समझेंगे कि हॉर्स में टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब हॉर्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो बस एक ब्रीफ आइडिया लेना, चाहे डिटेल में नहीं जाना है। ये जो पेडिग्री एक्सप्लेन की थी, वो एक्सप्लेन की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नेम था सी मार्स। तो सी मार्स नेम के साइंटिस्ट ने हॉर्स की पेडिग्री को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। अब देखिए एक पूरी की पूरी एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को आपको याद नहीं करना है, मेमोराइज नहीं करना है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो समझने की कोशिश करनी, मतलब आपको एनालाइज करना है और कुछ भी नहीं। इसको पूरा याद नहीं रखना है कि आप सोचो कि पूरी की पूरी टेबल आप याद रख रहे हो। बस एक दो बातें याद रख के भी आप अपना काम चला सकते हो। एक और मैं बात बता दूं कि इवोल्यूशन में कोई भी टेबल आए, कोई भी चार्ट आए, तो उसे आप ऊपर से नीचे नहीं पढ़ोगे, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ोगे। उसका एक रीजन है, क्योंकि सेडिमेंट्स जो बनते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ बनते चले जाते हैं। तो जो फॉसिल्स बन रहे होते हैं वो भी तो इसी ऑर्डर में बन रहे होते हैं, आया ना? तो इसी वजह से सारी चीजों को ऐसे लिखा जाता है कि अर्थ पर पहले कौन था, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो नीचे से ऊपर की तरफ ही मेंशन किया जाता है, ठीक है? तो यहां पर देखो एक इवोल्यूशनरी ऑर्डर लिखा है कि सबसे पहले जो हॉर्स आया वो था इयोहिप्पस, फिर जो हॉर्स आया वो था मीजोहिप्पस, फिर जो हॉर्स आया फिर वो था मैरिकहिप्पस, मैरिचिप्पस नहीं, मैरिकहिप्पस। फिर जो हॉर्स आया वो था प्लियोहिप्पस, और फिर जो हॉर्स आया वो है इक्वस, मॉडर्न हॉर्स। इक्वस इक्वस बोलते क्या नहीं बोलते? इस तरह से हुआ। मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसा ही हॉर्स रहा होगा हमेशा से, नहीं। जैसा हॉर्स आप आज देख रहे हो वो तो इक्वस है, उसके पहले प्लियो हिप्पस था, उसके पहले मैरिक हिप्पस था, उसके पहले मीजो हिप्पस था, और उसके पहले ईओ हिप्पस था। मतलब हॉर्स में भी टाइम के साथ क्या है, चेंजेस आए हैं क्या? हॉर्स का भी तो एवोल्यूशन हुआ है, इसका मतलब पर्टिकुलर हॉर्स का क्या बोलोगे इसे, पेडिग्री। एक पर फोकस किया है ना, सारे लाइफ फॉर्म्स तो फोकस नहीं कर लिया ना एक साथ हमने। अब देखिए टाइम के साथ क्या चेंज है, ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा। ये ऑर्डर तो आपको याद रखना है, इवोल्यूशनरी ऑर्डर, इवोल्यूशनरी ऑर्डर ऑफ हॉर्स। सिर्फ नेम सीक्वेंस जो है ये नाम याद रखना है आपको। अब इसके बाद इसके पॉइंट्स याद रखने, क्या कि यहां पर जब हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ ना, तो हाइट कंटिन्यूअसली क्या होती चली गई, इंक्रीज होती चली गई। हाइट में इंक्रीज आया, सबसे बड़ा चेंज यही देखने को मिलता है कि इयोहिप्पस जो था स्टार्टिंग में, इसकी हाइट ओनली 40 सेंटीमीटर हुआ करती थी। लेकिन अगर बात की जाए मॉडर्न हॉर्स की, तो इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 160 सेंटीमीटर की रेंज में है।
तो आप देखो ना 40 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब 4 टाइम्स हाइट इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? तो हॉर्स का एवोल्यूशन होता गया और हॉर्स की हाइट बढ़ती चली गई, 4 टाइम्स हाइट बढ़ गई है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है सिंपली, बस ये डाटा याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइट में इंक्रीज देखने को मिला है, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। दूसरी बात, नंबर ऑफ टोज। अच्छा, हाइट बढ़ने से अपीयरेंस में भी चेंज आया, अपीयरेंस भी चेंज होता रहा। जैसे पहला जो ईओहिपस था ना, क्योंकि इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर के अराउंड थी, तो ये फॉक्स लाइक नजर आता था, लोमड़ी जैसा दिखता था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इतना ही ऐसा ही हॉर्स दिखा करता था हमेशा से, पहले लोमड़ी जैसा दिखता था, छोटा सा हॉर्स। समझ रहे ना बात? तो जैसे जैसे हाइट बढ़ी तो अपीयरेंस भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना। चलिए वो सब याद नहीं रखना है अपीयरेंस वगैरह, कि फॉक्स लाइक था या डोंकी लाइक था या पोनी लाइक था, बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं अब टोज की, नंबर ऑफ टोज। टोज मतलब पैरों की उंगलियां। तो क्या है कि जो नंबर ऑफ टोज है ना, वो रिड्यूस हुआ है टाइम के साथ। जैसे जैसे हॉर्स का एवोल्यूशन हुआ है, नंबर ऑफ टोज रिड्यूस हुए हैं। इससे फायदा क्या हुआ? नंबर ऑफ टोज रिड्यूस होने से रनिंग हैबिट डेवलप हुई है, रनिंग हैबिट। या आप कह सकते हो कि रनिंग जो है वो फास्ट हुई है। पहले का जो हॉर्स था ना, वो इतना फास्ट नहीं दौड़ पाता था जितना कि आज का हॉर्स दौड़ता है। उसका रीजन है नंबर ऑफ टोज का कम होना। क्योंकि पहले का जो हॉर्स था ना, जब 4 टोज हुआ करते थे, तो आप खुद सोचो कि अगर लिम्स में 4 टोज होंगे, ऐसे दौड़ेगा। और ऐसा दौड़ने की वजह से उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता था, क्योंकि 4 टोज है तो बैलेंस प्रॉपर नहीं बनता था। और जब बैलेंस ही प्रॉपर नहीं बनेगा तो फास्ट रन कैसे कर पाएगा? लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, टाइम के साथ नंबर ऑफ टोज रिड्यूस होता गया। और नंबर ऑफ टोज रिड्यूस होता गया तो कितनी टो बची? एक, सिंगल टो। तो हर लिम्ब में सिंगल टो। तो इससे क्या हुआ कि अब वो जब रनिंग करता है तो फास्ट रनिंग कर पाता है, क्योंकि अब उसका बैलेंस बहुत बेटर बन पाता है। तो बैलेंसिंग बेटर हुई, इस वजह से रनिंग भी क्या हो गई, फास्टर हो गई। बात समझ में आई ना? तो ऐसा क्यों हुआ? नंबर ऑफ टोज के रिड्यूस होने की वजह से। तो ये जो नंबर वगैरह लिखे हुए ये सब आपको याद नहीं रखने के, कब 4 हुए, कब 3, कब 2, कैसे नहीं। वो तो सिर्फ समझाने के लिए लिखे हुए हैं आपको। आपको तो बस इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ टोज क्या हुए, ओवरऑल रिड्यूस हुए। अच्छा, जब आप नंबर ऑफ टोज की बात करोगे तो वहां पर कई जगहों पर स्प्लिंट लिखा हुआ है। तो स्प्लिंट का मतलब होता है रिड्यूस्ड, और कुछ भी नहीं, मतलब पूरी तरह से गायब नहीं हुई। कैसी थी? रिड्यूस्ड, है ना। तो स्प्लिंट बोन का मतलब रिड्यूस्ड बोन, और कुछ भी नहीं। तो आप तो बस ये 2 पॉइंट याद रखो और ये एवोल्यूशनरी ऑर्डर याद रखो। बाकी कोई भी चीज यहां से याद नहीं रखनी अननेसेसरी, क्योंकि एनसीईआरटी में हैवी नहीं है और आने के चांसेस भी कम है। तो काम काम की चीजें ही याद रखो। एक तो एवोल्यूशनरी ऑर्डर, और 2 ये रिजल्ट्स या कंक्लूजन, एक तरीके से कि क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, चेंजेस तो बहुत सारे आए, जैसे क्रेनियल कैपेसिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन अपन 2 ही याद रखो और ज्यादा याद रखने की कोशिश मत करो। ठीक है, चलिए। तो ये तो बेटा पैलियोंटोलॉजिस्ट पता करते हैं ना, अपन बायो में नहीं कर सकते डिस्कशन। ये पैलियोंटोलॉजी एक अपने आप में पूरी की पूरी साइंस है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम इवन फीडिंग हैबिट तक पता लगा लिए। मतलब जो स्पेशलिस्ट है ना, वो फीडिंग हैबिट तक पता लगाते थे कि वो कार्निवोरस थे या हर्बीवोरस थे। तो वो कैसे पता चला? वो पता चला फीकल मैटर के फॉसिल से, कॉप्रोलाइट जिन्हें बोलते हैं। कई बार फीकल मैटर के भी फॉसिल मिले, पॉटी का फॉसिल, कि पता चला फीकल मैटर का फॉसिल मिला, कॉप्रोलाइट लेकर के आ गए, वाह क्या चीज मिली है। लेबोरेटरी में लेकर उसका एनालिसिस किया, तो उससे तो पता चलेगा ना कि उसमें क्या चीजें हैं, तो उससे पता चल जाता है ना क्या क्या वो खाया करता था। नहीं चल जाएगा पता? फीकल मैटर के कंपोजिशन से काफी हद तक पता चल जाएगा कि वो क्या खाया करता था। तो ऐसे पता चला है। तो ये अपने आप में पूरी की पूरी एक साइंस है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई पेडिग्री ऑफ हॉर्स। अब बात करते हैं एज कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉसिल की। टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स। तो क्या होता है कि जब भी कोई फॉसिल मिलता है तो उसकी एज कैलकुलेट की जाती है। लेकिन फॉसिल की एज जो कैलकुलेट की जाती है ना, वो डायरेक्ट नहीं की जाती है, इनडायरेक्ट की जाती है। मतलब क्या? कि फॉसिल जिस सेडिमेंट से मिलता है, जिस रॉक से मिलता है ना, उस सेडिमेंट या रॉक की एज कैलकुलेट कर ली जाती है। और आपको मालूम है कि जब सेडिमेंट बन रहा था तभी तो फॉसिल बन रहा था। तो बताओ दोनों की एज कैसी होगी, इक्विवेलेंट होगी कि नहीं होगी, लगभग लगभग। तो क्या किया जाता है कि फॉसिल जिस सेडिमेंट या रॉक से मिलता है, उस सेडिमेंट या रॉक की एज कैलकुलेट कर ली जाती है।
और उसकी जो एज निकलती है वही एज कंसीडर कर ली जाती है इक्विवेलेंट वे में, किसके? एज इसके फॉसिल के। बात समझ में आई? तो अगर हम कहें कि हम एज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉसिल की, तो हम किसकी एज कैलकुलेट करेंगे? एज ऑफ सेडिमेंट, या फिर आप कह सकते हो रॉक। इस तरह से, इस तरह से। अब इसका जो मेथड होता है ना, वो होता है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग की हेल्प से फॉसिल की एज कैलकुलेट की जाती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो यही है, रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लो मैं कहूं कि ये कोई एक सेडिमेंट है जिससे हमें फॉसिल मिला है कोई, तो इसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस क्या किया जाता है कि यहां पर देखा जाता है कि कितना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट और कितना है इसमें नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव कितना है, और इनका जो रेशियो निकल करके आता है, इनका जो प्रोपोर्शन आता है, उसी से पता चलता है कि एज क्या है उस सेडिमेंट की या रॉक की। और जो एज आ जाएगी इसकी, वही एज मान ली जाती है लगभग लगभग किसकी? फॉसिल की। अब यहां पर पहले तो ये डिटेल में भी पढ़ा करते थे, अब इस साल के मॉड्यूल से हटा दिया गया, क्योंकि ये चीजें आप रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में डिस्कस करते हो। मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर आता है रेडियो एक्टिविटी, वहां जब आप पढ़ लेते हो ना, तो फिर ये चीजें आपको इजीली समझ में आ पाती, इसलिए हटा दिया गया। पहले का अगर मॉड्यूल होगा ना, तो आप देखना वहां पर पूरा का पूरा पेज में डिस्क्रिप्शन है। बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि क्या होता, बाकी तो आप जब रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो अपने आप समझ जाओगे। होता क्या है कि आपको मालूम है कि कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। जैसे अगर बात की जाए जैसे C12 तो नॉर्मल है, लेकिन C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका, है ना। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और नेचर में कोई भी अनस्टेबल चीज स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करती है। तो क्या है कि जो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं ना, ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ रेज एमिट करते हैं कंटिन्यूअसली। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इस तरह की रेज एमिट करते हैं। और इससे क्या होता है कि वो धीमे धीमे स्टेबल होते चले जाते हैं। और स्टेबल होते तो है, लेकिन कन्वर्ट होते हैं किसमें? नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि नॉन रेडियो एक्टिव होंगे तभी तो स्टेबल माने जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप नॉन रेडियो एक्टिव बनते चले जाते हैं, तो अनस्टेबल से स्टेबल होते चले जाते हैं। और ये कैसे होता है? रेडियो एक्टिव रेज एमिट करके, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, इस तरह से। तो जैसे जो कार्बन 14 है ना, वो टाइम के साथ N14 में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो C14, N14, C14 रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, N14 नॉर्मल है, स्टेबल है। समझ में आ रही ना बात? तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो जब सेडिमेंट बनना स्टार्ट ही हुआ होगा, बताओ सेडिमेंट का बनना कैसे बताया था? मिनरल, सॉइल, इन सबके डिपोजिशन से। तो बताओ कुछ ना कुछ तो ओरिजिनली वहां पर C14 आया होगा। मान करके चलते हैं कि C14 वहां पर आया होगा कुछ ना कुछ। मान लेते हैं 100 यूनिट, समझने के लिए कि 100 यूनिट वहां पर था वो स्टार्टिंग में। लेकिन क्या वो 100 यूनिट हमेशा बना रहेगा? नहीं, क्योंकि वो तो 100 यूनिट कैसा है? अनस्टेबल। और उसे क्या अचीव करना है? स्टेबिलिटी। तो वो क्या होगा? कन्वर्ट होगा धीमे धीमे किसमें? N14 में। तो यानी C14 का जो अमाउंट होगा वो टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा। और N14 जो पहले जीरो था वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो बताओ जिस मोमेंट पर आपको फॉसिल मिला है, उस मोमेंट पर आपने क्या देखा कि सेडिमेंट में कितना है अब रेडियो एक्टिव और कितना है अब नॉन रेडियो एक्टिव, कितना है अब C14, कितना है अब N14। तो इसका जो प्रपोर्शन होता है ना, उससे फिर आइडिया लग जाता है कि उस सेडिमेंट की एज क्या है। तो यहां पर हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट आता है कि कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी इनिशियल अमाउंट का 50% जिस टाइम पीरियड में हो जाए, उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड सबका फिक्स होता है। जैसे अगर C14 की बात की जाए तो उसका हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 5500 ईयर्स। तो 5500 ईयर्स में वो इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाता है? हाफ। अब बताओ अगर मान लो वो इनिशियली 100 था और आज के टाइम पर वो 50 हो गया, मतलब हाफ हो गया, तो हाफ होने में कितना टाइम लगा होगा? 5500 ईयर्स। इसका मतलब वो सेडिमेंट को बने हुए कितना टाइम हो गया? 5500 ईयर्स। समझ में आ रही ना बात की नहीं आ रही? तो बेसिक आइडिया दिया है मैंने सिर्फ। रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ लोगे तो फिर आप पूरा समझ जाओगे अपने आप की कैसे कैलकुलेशन होती है सारी चीजें। ठीक है ना? तो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, इनके प्रोपोर्शन से आइडिया लगाया जाता है एज ऑफ सेडिमेंट का। और जो एज ऑफ सेडिमेंट आती है इक्विवेलेंट वे में, वही एज होती है किसकी? फॉसिल की। बात समझ में आ गई? अब आप देखो नीचे कुछ मेथड्स के एग्जांपल्स लिखे हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं मेथड्स के। एक है रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड, जिसकी अभी मैंने बात की, C14 से N14 का बनना, यही होता है रेडियो कार्बन मेथड।
एक लिखा है यूरेनियम लेड मेथड। इसमें क्या होता है, यूरेनियम का लेड में कन्वर्जन समझा जाता है कि पहले कितना यूरेनियम था, कितना लेड बन गया, तो उस मेथड को बोलते हैं यूरेनियम लेड मेथड। एक होता है पोटेशियम आर्गन मेथड, तो पोटेशियम कितना आर्गन में कितना कन्वर्ट हो चुका है ये समझा जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं, पोटेशियम आर्गन मेथड। और सबसे लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ESR। ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ये मेथड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एम्स में एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन में आ चुका है, पहले जो एम्स हुआ करता था, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ESR मेथड। तो क्वेश्चन क्या आया था कि मोस्ट एक्यूरेट एंड मॉडर्न मेथड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल इज, आंसर गया था ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। तो बस याद रखना इसको कि मोस्ट एक्यूरेट और मॉडर्न मेथड क्या है, ESR। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं आई, तो ये भी चीज हो गई। अब पढ़ते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो देखिए है क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक तरह की टेबल है जो नेक्स्ट पेज पर बनी हुई भी है, फुल पेज पर। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, एक तरह की टेबल है। और इस टेबल में क्या है, इस टेबल में ये सारी चीजों का रिकॉर्ड है कि अर्थ पर कब क्या हुआ। बताओ अर्थ को बने हुए टोटल कितना टाइम हो गया है, 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए, आया ना। तो इन 4.5 बिलियन ईयर्स में अर्थ पर कब क्या हुआ, इसका कंप्लीट रिकॉर्ड है क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो एक पूरी टेबल होती है, उसमें बताया जाता है कि इस टाइम पीरियड पर ये हो रहा था अर्थ पर, इस टाइम पीरियड में ये हो रहा था अर्थ पर। तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है 4.5 बिलियन ईयर्स का, वही क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप देखो ना, जियोलॉजिकल बताया था ना मैंने, अर्थ के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ क्या हुआ, अर्थ पर टाइम के साथ क्या हुआ, यही है क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि इट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑन अर्थ। हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी सही नहीं है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की जगह सिंपली लिखना था इवोल्यूशन, क्योंकि अर्थ पर पहले तो केमिकल हुआ, फिर बायोलॉजिकल, और बाद में जाकर के ऑर्गेनिक हुआ। तो लिखना तो ये था कि इट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑन अर्थ, लेकिन लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑन अर्थ। कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये कंसेप्ट अपनी एनसीईआरटी में है ही नहीं। ये तो थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ताकि इवोल्यूशन को अपन अच्छे से समझ सकें, और कुछ भी नहीं। तो देखिए कैसे बनाई है टेबल साइंटिस्ट ने, थोड़ा समझो। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो 4.5 बिलियन ईयर्स है ना, इनको टोटल 6 एराज में डिवाइड कर दिया। टोटल 6 एराज, जिनको हिंदी में बोलते हैं महाकल्प, ऐसे नेम सुने होंगे कि महाकल्प, अलग अलग महाकल्प चलते हैं। तो टोटल 6 एराज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या किया, कुछ एराज को इन्होंने डिवाइड कर दिया किसमें, पीरियड्स में। तो कुछ एराज को डिवाइड कर दिया पीरियड्स में, और कुछ पीरियड्स को फर्दर सब डिवाइड कर दिया इपॉक्स में। ये फंडा हुआ है इपॉक्स। 4.5 बिलियन ईयर्स जो हुए हैं अभी तक, उनको डिवाइड कर दिया 6 एराज में। 6 एराज में से कुछ एराज को डिवाइड कर दिया पीरियड्स में, और कुछ पीरियड्स को डिवाइड कर दिया इपॉक्स में। तो मतलब एक तरह से पूरा का पूरा टाइम इन्होंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट फेजेस में, और फिर उसमें बताया कि कब किस लाइफ फॉर्म के साथ क्या हुआ। मतलब आप कह सकते हो कि कब कौन सा लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुआ, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्म पर्टिकुलर कब हुआ वो। इसके अलावा वो कब डोमिनेंट रहा, मतलब डोमिनेंस कब शो की उसने, कब वो सुप्रीम था, कब उससे ज्यादा कोई एडवांस नहीं था, ये बात की गई है। और अगर वो एक्सटेंट हुआ है तो वो कब एक्सटेंट हुआ, मतलब एक्सटेंशन की बात। तो यही सारी बातें की गई हैं इस टेबल में पूरी, कि किस टाइम पर किस लाइफ फॉर्म का ओरिजिन हुआ, किस टाइम पर किस लाइफ फॉर्म ने डोमिनेंस हो की, और किस टाइम पर किस लाइफ फॉर्म का एक्सटेंशन हुआ, अगर हुआ है तो ये सारी चीजें जो है रिकॉर्ड, उसी को बोल रहे हैं हम क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बताइए बेसिक आइडिया क्लियर हुआ ना। अब यहां पर एक बात आती है, एक कंसेप्ट है कैटाक्लिज्म का। कैटाक्लिज्म, या जिसको रेवोल्यूशन भी बोलते हैं सिंपली, और जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रलय। आपने ऐसा सुना होगा कि समय समय पर अर्थ पर प्रलय आए हैं।
है ना। कभी कभी आपने हिंदी न्यूज चैनल पर भी सुन लिया होगा कि बस प्रलय आने वाला है और हम लोग बस खत्म होने वाले हैं, गुड बाय बोलना है तो बोल दो, और इस तरह की चीजें, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रलय आ चुके हैं, 4 to 5 टाइम्स ऐसे प्रलय आ चुके हैं जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि आने वाला है। तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाक्लिज्म या फिर रिवॉल्यूशन, सिंपली प्रलय हिंदी में। तो क्या हुआ है कि जो कैटाक्लिज्म आए हैं टाइम टू टाइम, जैसे फोर्ड अपन मान करके चलते भी हैं कि उनमें बड़े लेवल के जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुए। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस कैसे, कि पता चला क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई अचानक से, वेरी हाई टेम्परेचर हो गया कुछ रीजन की वजह से, वेरी लो टेम्परेचर हो गया कुछ रीजन की वजह से, या पता चला अर्थक्वेक आ गया बड़े लेवल का, या पता चला सुनामी आ गई बड़े लेवल की, या पता चला मेटियोराइट्स का कोलिजन हो गया बड़े लेवल का, कि पता चला यूनिवर्स से बहुत बड़े बड़े मेटियोराइट्स आकर के अर्थ पर गिरने लग गए। तो ये जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं टाइम टू टाइम अर्थ पर, उनकी वजह से क्या होता रहा है कि जो उस टाइम पर लाइफ फॉर्म्स थे उनमें से मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स का क्या हो जाया करता था, एक्सटिंक्शन, मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स का। और जो बचते थे ना, उन्हीं से फिर आगे का क्या हुआ करता था, फर्दर इवोल्यूशन हुआ करता था। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल समझाऊं कि पता चला एक टाइम पर 100 लाइफ फॉर्म्स बन गए थे, 100 लाइफ फॉर्म्स, 100 टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स बन गए थे। अचानक से कोई बड़ा जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हुआ, पता चला उन 100 में से 90 टाइप्स के लाइफ फॉर्म्स क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। बड़ी मुश्किल से कुछ 10 टाइप के लाइफ फॉर्म्स अपने आप को बचा पाए। तो अब जो 10 बचे ना, फिर आगे का एवोल्यूशन उन 10 से हुआ। तो 9 कहां 100 तक पहुंच गए थे, 10 पर वापस आ गए, फिर 10 से स्टार्ट किया बढ़ना नंबर। तो 10 से 70 80 तक पहुंचे, पता चला 70 80 पर पहुंचे ही थे कि पता चला फिर से कोई बड़ा जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया, और वो सीधे आ गए 5 पर, 5 पर। समझ रहे हैं ना बात। तो अब जो ये 5 बचे ना, फिर इन 5 से आगे का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और 5 से पता चला बढ़ते 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 60 तक पहुंचे, पता चला फिर से कोई बड़ा जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस हो गया, 60 से सीधा 30 पर आ गए। अब जो 30 बचे, फिर आगे का इवोल्यूशन उनने कंटिन्यू किया, और पता चला वो 30 जो बचे उन्होंने बढ़ बढ़ करके अब 95 तक बात पहुंचाई है। समझ रहे हैं बात, जैसे वो सांप सीढ़ी का गेम होता है। 99 जू नीचे आ गए। 99 पे ही होता था कि नहीं होता था, पता नहीं 99 में ऐसा क्या था कि वही होता था, बाकी जगह उतना नहीं होगा, लेकिन 99 में जरूर होता था। तो बताओ, फिर स्टार्ट करते थे ना अपन आगे की तरफ की नहीं। तो वैसा फंडा। तो ये टाइम टू टाइम अर्थ पर हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रलय, कैटाक्लिज्म, रिवॉल्यूशन। तो ये 4 तो अपने मेंशन भी है कि क्या क्या थे। अब जरा आप मॉड्यूल ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार इस टेबल को देख लेंगे, पेज नंबर 92। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बनाने में कि वही की वही चीज अपन बोर्ड पर बनाए। पेज नंबर 92 देखो। मैंने क्या बोला था, इस तरह की टेबल को हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ा जाता है, ऊपर से नीचे नहीं पढ़ा जाता, और उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। तो आप जो भी मैं बोलूंगा ना, वो नीचे से ऊपर की तरफ बोलूंगा, है ना। इसमें देखो साइड में एक एरो भी लगा हुआ है, जो नीचे से ऊपर की तरफ है। देखो साइड में एक एरो लगा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, इसी वजह से। तो देखिए, सबसे पहले कॉलम में एरा की बात की गई, सबसे पहले एरा समझते, बताओ टोटल कितने एराज हैं, 6। अब आप मेरे साथ नेम एक बार बोलोगे, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेबल पढ़ी कैसे जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो था वो था एजोइक, फिर आर्कीजोइक, फिर, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है, मतलब साथ में एक बार पढ़ते चले जाओ मेरे साथ में, कि जैसे पहला है उसमें आर्कीजोइक, पहला एजोइक, फिर आर्कीजोइक, फिर प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मीसोजोइक, और फाइनली सीनोजोइक। कोनीजोइक नहीं, सीनोजोइक। तो ये टोटल कितने एराज हैं, 6 एराज हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, कि 4.5 बिलियन ईयर्स को डिवाइड किया गया टोटल 6 एराज में। अब मैंने आगे क्या बोला था कि कुछ एराज को डिवाइड किया गया किसमें, पीरियड्स में। तो देखो, कुछ को किया गया, कुछ को नहीं किया गया। जैसे एजोइक को देखो, उसको डिवाइड नहीं किया गया। आर्कीजोइक को देखो, उसे डिवाइड नहीं किया गया। प्रोटीरोजोइक को देखो, उसे डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन पैलियोजोइक देखो, उसे डिवाइड किया गया। टोटल कितने पीरियड्स में, 6 पीरियड्स में। कौन कौन से, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कौन सा, कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन, उसके बाद सिलूरियन, उसके बाद डेवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, उसके बाद पर्मियन। तो ये सब क्या हो गए, 6 पीरियड्स हो गए किसके, पैलियोजोइक एरा के। अब देखो मीसोजोइक, मीसोजोइक को भी डिवाइड किया गया कितने पीरियड्स में, 3 पीरियड्स में। पहला ट्राइएसिक, फिर जुरासिक, और फाइनली क्रिटेशियस। इसी तरह से देखो, सीनोजोइक को भी 2 पीरियड में डिवाइड किया गया, पहले टर्सरी और फिर क्वाटरनरी। तो कुछ को किया गया, कुछ को नहीं किया गया। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब देखो, मैंने क्या बोला कि कुछ पीरियड्स को फिर फर्दर सब डिवाइड किया गया किसमें, इपोक्स में।
तो देखो सिर्फ ऊपर के जो टर्सरी क्वाटरनरी है उन्हीं को इपॉक्स में डिवाइड किया गया, बाकी किसी को भी इपॉक्स में डिवाइड नहीं किया गया। तो आपको जो भी याद करनी है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वैसे तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा कि आप पूरा रट्टा मारें, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश जरूर करना कि जितनी चीजें याद हो जाए अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस के साथ आपको याद करना है, एजोइक, आर्कीजोइक, प्रोटीजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ऐसे सीक्वेंस में याद करना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आप देखो ये तो हो गए 3 कॉलम्स। अब जरा देखो बीच बीच में कुछ स्ट्रिप्स बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है, और वो लाइंस किसकी हैं? कैटाक्लिज्म की, रिवॉल्यूशन की, प्रलय की। तो मैंने बोला था ना कुछ बुक्स मानती हैं कि 4 टाइम्स, कुछ बुक्स मानती हैं 5 टाइम्स। तो देखो मैंने 4 स्ट्रिप्स यहां पर बनी है ना, ये किसकी स्ट्रिप्स हैं? कैटाक्लिज्म की, रिवॉल्यूशन की, प्रलय की। तो पहला जो आया था वो देखो कौन सा आया था? फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। फिर दूसरा आया कौन सा आया? सेकेंड ग्रेट जियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। थर्ड जो आया वो कौन सा है? एप्लेकियन रिवॉल्यूशन। और जो लास्ट आया वो कौन सा है? रॉकी माउंटेन रिवॉल्यूशन। और अब जो आएगा वो आएगा ऊपर, सबसे ऊपर, जिसमें अपन लोग जाएंगे। सबको ही गए हैं, डायनासोर्स भी तो गए थे ना, तो हम लोग भी जाएंगे ही जाएंगे, पक्की बात है। अब वो कब आता है वो डिपेंड करता है। तो बताओ इस तरह से ये क्या है? कैटाक्लिज्म है, रिवॉल्यूशन है। अच्छा इसमें देखो रॉकी माउंटेन रिवॉल्यूशन, यही वो रिवॉल्यूशन था, यही वो कैटाक्लिज्म था जिसमें डायनासोर्स क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो रॉकी माउंटेन रिवॉल्यूशन इसी में तो हुए थे वो, एक तरीके से। समझ में आ गई ना बात? तो ये थोड़ा सा फंडा आपको ध्यान रखना है। अब जो फोर्थ कॉलम है वो किसका है? लाइफ फॉर्म्स का। और मैंने क्या बताया कि लाइफ फॉर्म्स के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी पढ़ने को, कि कब किसका ओरिजिन हुआ, कब किसका डोमिनेंस रहा, कब किसका एक्सटेंशन हुआ, ये सारी बातें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी, लेकिन ऑर्डर के साथ। ऑर्डर आप बड़े आराम से समझ लोगे, क्योंकि आपने प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ ली है। उसमें जो ऑर्डर आपने पढ़ा था वही ऑर्डर आपको यहां पढ़ने को मिलेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ पहले प्रोकैरियोट्स आए या यूकैरियोट्स आए? प्रोकैरियोट्स आए, तो प्रोकैरियोट्स आपको नीचे लिखा मिलेगा, यूकैरियोट्स आपको ऊपर लिखा मिलेगा। जैसे मैं पूछूं इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनमें पहले कौन आए? इनवर्टिब्रेट्स। बाद में कौन आए? वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स नीचे मिलेगा, दिखा मिलेगा, और ऊपर क्या मिलेगा? वर्टिब्रेट्स। अब अगर मैं कहूं इनवर्टिब्रेट्स का ऑर्डर, तो वो भी आप जानते हो, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथ्स, एस्केलमिंथी। तो जो ऑर्डर आपने पढ़ा था फाइलम पढ़ते टाइम, वही ऑर्डर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मालूम है वर्टिब्रेट्स में क्या ऑर्डर रहा था? पहले फिशेस, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, मैमल्स। तो यही ऑर्डर आपको यहां पर भी मिलेगा। तो आपने जो एनिमल डाइवर्सिटी में ऑर्डर के साथ पढ़ा था सारी चीजों को, लगभग लगभग वही ऑर्डर आपको नीचे से ऊपर की तरफ मिलेगा। तो आपको काफी आसानी हो जाएगी इन चीजों को याद रखने में। इसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी में आपने क्या पढ़ा था? पहले आए ब्रायोफाइट्स, फिर आए टेरिडोफाइट्स, फिर आए जिम्नोस्पर्म, फिर आए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी पहले डाइकॉट्स, फिर मोनोकॉट्स। तो आप देखोगे यहां पर भी वही ऑर्डर फॉलो करता हुआ मिलेगा आपको ऊपर तक। तो आपको ये माइंड में रख करके ही इन चीजों को पढ़ना है, वरना तो परेशान हो जाओगे कि कैसे याद रखें। अगर आप ये ऑर्डर माइंड में रखोगे ना, तो फिर आपको इजिली यहां पर याद हो जाएंगे। लेकिन एक दो बातें मत भूल जाना जो आपको याद रखनी है। क्या? कि जो डोमिनेंस होता है ना, जिस भी पीरियड में डोमिनेंस होता है उसे उसका गोल्डन एज बोला जाता है। तो आप देखो कई जगह गोल्डन एज लिखी हुई है, पूरी टेबल में कई जगह ब्रैकेट में गोल्डन एज वाली बात आई है। गोल्डन एज का मतलब ये उनका गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड का मतलब वो डोमिनेंस हुआ करती थी उनकी, वो सुप्रीम थे, उनसे एडवांस कोई नहीं था उस टाइम पर। जैसे अगर प्रेजेंट में कहा जाए तो मैमल्स का गोल्डन पीरियड चल रहा है, मैमल से ज्यादा सुप्रीम या एडवांस कोई नहीं है। और उनमें भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन, तो ह्यूमन से ज्यादा एडवांस कोई नहीं है इस टाइम पर। तो आप बोल सकते हो ये जो चल रहा टाइम, ये हम लोग का गोल्डन पीरियड है, डोमिनेंस है हम लोग की अभी इस टाइम पर। लेकिन क्या हमेशा ही से हम लोग की रही? नहीं, पास्ट में कभी रेप्टाइल्स की डोमिनेंस थी, उससे पहले कभी एम्फीबियंस की डोमिनेंस थी, उससे पहले कभी फिशेस की डोमिनेंस थी, और उससे पहले कभी इन्वर्टिब्रेट्स की डोमिनेंस थी। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने किसी को रिप्लेस किया तो कोई आपको रिप्लेस करने नहीं आएगा। समझ में आ रही ना बात? तो वही है ना प्रकृति का नियम, जैसे अपन बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर। तो टाइम के साथ यही तो चीजें चलती हैं फटाफट। बताइए समझ में आ गई ना बात? तो ये जितने भी गोल्डन एज है ना, इन्हें तो आप अलग से हाईलाइट कर लेना, बिल्कुल चमकते हुए दिखने चाहिए अलग से, गोल्डन जैसे ही लगने चाहिए कि हाँ ये गोल्डन है, इस तरह से। क्योंकि ये पास्ट में खूब आया करते थे इस तरह के क्वेश्चन, तो ये तो कम से कम पढ़ लेना। और अगर पूरा ना पढ़ पाओ ना, तो एक तो आप मार्क कर लो, ये तो आपको पढ़ के आना ही आना है नेक्स्ट लेक्चर पे। ये अपन डिस्कस भी करेंगे कौन सा एरा, कौन सा एरा, मीसो, जो इसे टिक कर लो। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसी में डायनासोर्स की बात आई है, इसी में बर्ड्स की बात आई है, और इसी में मैमल्स की बात आई है। और यही डिस्कशन एनसीईआरटी ने काफी लंबे टाइम तक किया है एनसीईआरटी के अंदर। तो क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो कहां से आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है?
मीसोजोइक एरा से। तो आप इसे तो कम से कम पढ़ ही लेना। अब देखो जरा बस लास्ट पॉइंट, आप देखो पेज नंबर 91 पर नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, द टाइम बिफोर पैलियोजोइक एरा इज आल्सो कॉल्ड एज प्री कैम्ब्रियन एरा बिकॉज द फर्स्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इज कैम्ब्रियन। तो आप जरा अब आओ वापस टेबल पर, देखो क्या लिखा हुआ है, बताओ पहला एरा कौन सा था, एजोइक, फिर कौन सा हुआ, आर्कियोजोइक, फिर कौन सा हुआ, पैलियोजोइक, सॉरी प्रोटीरोजोइक, 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 और फिर कौन सा हुआ, पैलियोजोइक। अब जरा मुझे बताओ पैलियोजोइक में पहला कौन सा है पीरियड, कैम्ब्रियन, पहला तो कैम्ब्रियन है ना। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका जब कैम्ब्रियन स्टार्ट हुआ तब तक ये तीन खत्म हो चुके थे, एजोइक हुआ, आर्कियोजोइक हुआ, प्रोटीरोजोइक हुआ, फिर पैलियोजोइक स्टार्ट हुआ किसके साथ, कैम्ब्रियन के साथ। तो कैम्ब्रियन के पहले ही तो है तीनों, तो इनको ओवरऑल क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन। इसको क्या बोलते हैं तीनों को मिलाकर के, प्री कैम्ब्रियन एरा। तो जहां टेबल है ना वहीं लिख देना एक इस तरह का ब्रैकेट लगा करके कि इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैम्ब्रियन के पहले का टाइम है, इसलिए बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा। क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन है पीछे, ऑप्शन में लिखा है प्री कैम्ब्रियन, तो बच्चे पूछते हैं कई बार, तो पहले ही बता दिया एजोइक प्लस आर्कियोजोइक प्लस प्रोटीरोजोइक इक्वल्स टू प्री कैम्ब्रियन एरा। समझ में आई ना बात बेटा। तो ये लीजिए पढ़ करके आइएगा, कम से कम ये तो आप मेमोराइज करके आएंगे अच्छे से, ताकि मैं इसको आपको आकर के रिवाइज भी करा दूं, ठीक है ना। चलिए।